हेलो बेटा, आई एम ऑडिबल। हेलो हेलो बेटा, आई एम ऑडिबल। भाई ये बताओ, तुम लोग कैसे हो पहले तो। ठीक है, तुम सब कैसे हो? गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हम्म। पहले तुम लोग बताओ कैसे हो सारे के सारे। आई एम फिट, यही चाहिए। ठीक है, फिट रहना है, हेल्दी रहना है, क्योंकि टारगेट मतलब थोड़ा बड़ा तो नहीं बोलूंगा, ठीक है बड़ा ही है। ठीक है, तो उसके लिए हेल्दी और फिट रहना सबसे प्रायोरिटी पर है। क्लियर है बिल्कुल? हाँ, अगर हेल्दी फिट रहोगे और कंसिस्टेंसी से काम करोगे तो जीत जाओगे, पक्की बात है। बिल्कुल, मैं आने वाला हूँ। ठीक है, बिल्कुल कल संकल्प मीट वेदांतु चैनल पर भी मैं आ रहा हूँ। ठीक है, और अपने जिस पर आता था उस पर भी कंटिन्यू में, मतलब जो वेडनेसडे थर्सडे है ना। हाँ, अभी थोड़ा सा कुछ आईज प्रॉब्लम आ गई थी मुझे, मतलब स्क्रीन से थोड़ा दूर रखने के लिए बोला था उन्होंने, तो इसलिए थोड़ा नहीं आया। बट अगेन अगेन इट्स ओके, जो डायलेशन था मेरा ओके हो गया है। तो हाँ, इस वेडनेसडे यानी परसों, ठीक है, और थर्सडे, इनमें कोई एक दिन मैं अनाउंस कर दूंगा। ओके, डन। स्टार्ट करते हैं। और हाँ, रिवीजन सीरीज चल रही थी, तो उस रिवीजन सीरीज का जो सुबह 7:30 बजे, ठीक है, नीट रेप्लिका लगा हुआ है यार, तुम सब आ जाना। 45 क्वेश्चंस हैं, बता दूं मैं आपको कैसे किस तरीके से कर रहे हैं, सुबह 7:30 बजे। हाँ, थोड़ा अर्ली है, कई बच्चों के लिए अर्ली नहीं है, बट कई बच्चों के लिए अर्ली है। ठीक है, 7:30 बजे में 45 क्वेश्चंस 30 मिनट में कराऊंगा, एग्जैक्ट टाइम के अंदर। ठीक है, बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, 30 मिनट में 45 क्वेश्चंस। ठीक है, अब ये देखना है कि आप कितने सही कर पाते हो, ओएमआर शीट पर करना। ठीक है, नीट रेप्लिका मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि नीट के प्रीवियस ईयर में जिन सब टॉपिक पर जिस तरह के क्वेश्चन आए, डिट्टो उन्हीं सब टॉपिक पर जहां 2 क्वेश्चन आए थे, तो मैंने 5 क्वेश्चन रख दिए हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, उन सब टॉपिक की मल्टीपल प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, हाँ, तो कल सुबह 7:30 बजे हम लोग मिल रहे हैं लाइव सेशन में। ठीक है, नीट रेप्लिका, वही पहले वीक का रिवीजन, जो रिवीजन कराया था ना, उसका टेस्ट। ठीक है, हाँ, और फिर इस वीक का टारगेट तो चले गई, उसका मैं समरी पूरी शॉर्ट फॉर्म में पूरा वेटेज के साथ कल सुबह, उसके बाद आपको मिल जाएगी रिकॉर्डेड फॉर्म में लाइव के बाद। और अगेन जैसा चल रहा था चलेगा वैसे ही। ठीक है, चैप्टर सिर्फ 2 ही हैं। ठीक है, मैंने कहा था रिवीजन पर पहले प्रायोरिटी है, पहली प्रायोरिटी रिवीजन है। ठीक है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस और बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, बिल्कुल नीट पैटर्न, जो अब तक के जितने भी हल्के या टिपिकल जो पेपर्स आए ना, उनपे जिस टाइप के क्वेश्चन आए, उन्हीं का रेप्लिका बना दिया है मैंने यहाँ पर। ठीक है, जिससे कि थोड़ा सा आपको ये, मतलब ये सीरीज तुम पूरी कर लोगे ना, मैं 11th का सच कह रहा हूं, तुम्हारा मल्टीपल तरीके से रिवीजन हो जाएगा, छूटेगा कुछ भी नहीं, बस ये है। चलो ठीक है, ओके डन, कांटेक्ट में रहूंगा तुमसे। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। तो आज का टारगेट, अच्छा आज चैप्टर एंड हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, मतलब एंड ही है, आज एंड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि छोटा पार्ट 15-20 मिनट का छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ड्रग्स एक कंसिस्टेंसी में होगा, क्योंकि एड्स में बहुत टाइम नहीं लगता। तो एड्स कराऊंगा पहले मैं, और फिर ड्रग्स करा करके मैं एंड कर दूंगा। पहले रिवीजन कराऊंगा। लास्ट मैंने जो आपको टॉपिक कराया था वो था कैंसर, और मतलब अपने में ही बहुत, मतलब सुनने में भी डर लगता है इस नाम को। ठीक है, हाँ तो, हाँ बेटा, संडे को जो टेस्ट होगा बेटा वो माइनर होगा, आपके बैच वाला टेस्ट, जिसमें ये चैप्टर पूरा कंप्लीट आ रहा है। यस, कंप्लीट चैप्टर आ रहा है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, संडे वाले टेस्ट के अंदर, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, नेक्स्ट, तो कैंसर मैंने स्टार्ट कर दिया था, और कैंसर में सबसे पहले मैंने बताया था कि नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, एक नॉर्मल सेल की बात करते हैं जो बॉडी के अंदर होती है, वो कांटेक्ट इनहिबिशन को फॉलो करती है, पर कैंसर सेल कभी भी कांटेक्ट इनहिबिशन को फॉलो नहीं करती। समझ रहे हो मेरी बात? एक बात ध्यान रखना। ठीक है, मेरी प्रायोरिटी है कि इसके बाद बायोटेक लूंगा मैं, क्योंकि चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, और बायोटेक पूरी शिद्दत से करना, पूरी शिद्दत से। और मैंने हर बार कहा था कि बायोटेक से ऊट पटांग क्वेश्चन आ सकते हैं, और लास्ट ईयर देखो। ठीक है, अभी 2025 में बायोटेक का ऐसा क्वेश्चन आया था कि मतलब बच्चे गलत गलत करके आए हैं बहुत सारे। ठीक है, कोई कई कंसेप्ट को उठा करके जोड़ दिया उन्होंने। ठीक है, पर
वो बच्चे जो वास्तव में शिद्दत से पढ़े थे वो इतने खुश थे कि मजा आ गया उनको, कहा क्योंकि वो एनसीईआरटी से बाहर की चीजें थी जो मैंने ऐड कराई थी, और सेम वैसा ही बाहर की चीजों वाला क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो थोड़ा सा जो मैं जिस शिद्दत से कराऊंगा ना बायोटेक, उस शिद्दत से ही करना। ठीक है, पैरेलल आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस शायद खत्म हो गया होगा, मॉलिक्यूलर चालू हो गया होगा। जरा मुझे इतना अपडेट दे दो, मॉलिक्यूलर चालू हुआ? बायोप्सी बता रहा हूं बेटा, अभी मॉलिक्यूलर चालू हुआ? नहीं हुआ। ओके 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 ओके, चलो अब हो जाएगा मॉलिक्यूलर चालू। और ठीक है, मैं थोड़ी सी मेहनत कर लूंगा आपके संग, टेंशन नहीं है, डन। ठीक है, मैं कर लूंगा मेहनत। ठीक है, तो बात कर रहे थे नॉर्मल सेल और कैंसर सेल। नॉर्मल सेल कांटेक्ट इनहिबिशन को फॉलो करती है, कैंसर सेल कांटेक्ट इनहिबिशन को फॉलो नहीं करती। वो एक दैत्य है, एक राक्षस है। ठीक है, यस, वो एक बार एंटर कर गया तो उसकी ग्रोथ रुकती नहीं है। वो नॉर्मल सेल का न्यूट्रिशन भी इनटेक कर लेता है और अपने अपनी ग्रोथ को नहीं रोकता। वो समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, आसपास की जो नॉर्मल हेल्दी सेल होती हैं, ठीक है, उनके न्यूट्रिशन को, उनकी ऑक्सीजन को खुद ले लेता है, जिस वजह से भूखमरी से वो मरना चालू हो जाती हैं। समझे? यस, जितनी भी नाइबरिंग सेल्स हैं, क्योंकि ये एंजियोजेनेसिस फैक्टर रिलीज करते हैं जो अपने आसपास ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क बना लेते हैं और दूसरी हेल्दी सेल के न्यूट्रिशन को भी तरफ खींच लेते हैं। ठीक है, बहुत डेंजरस होते हैं भाई। ठीक है, और इनके अंदर मैंने बताया था बेटा इनवेजिवनेस, नॉर्मल सेल में इनवेजिवनेस नहीं होती, वो कांटेक्ट इनहिबिशन को फॉलो करती हैं, टच होती है रुक जाएंगी। पर ये इतनी दुष्ट हैं, इनवेजिवनेस शो करती हैं। इनवेजिवनेस का मतलब है एक सेल इन्वेजिव हो जाएगी, दूसरी सेल के अंदर घुस जाएगी, मतलब धक्का देके निकल जाएगी। जैसे मानो भीड़ है, भीड़ में एक इंसान सभ्यता से खड़ा हुआ है, सभ्यता से का मतलब जगह है, तो जगह में आगे फिट हो गया, बस वो ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, उस गैप में अपने को फिल कर दिया उसने, भीड़ थी वो। पर एक दुष्ट इंसान, वो पहले गैप में एंटर करेगा और गैप में एंटर करके इसको धक्का मारेगा, उसको धक्का मारेगा, फिर इसको धक्का मारेगा। नहीं आया क्या? इनवेजिवनेस, सबको धकेलता हुआ वो खुद आगे बढ़ेगा, मतलब उसको आगे बढ़ना है, चाहे सारी सेल मारी जाए। वो कैंसर है, समझना मेरी बात, दुष्ट है, घातक है वो। ठीक है, सेम यही चीज फॉलो करती है कैंसर सेल, इसको कहते हैं इनवेजिवनेस। ये पेनिट्रेट कर जाती है, दूसरी सेल को हटा देती हैं, खुद उसकी जगह रिप्लेस कर जाती हैं। ठीक है, तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट, जो इतने सभ्य सेल हैं हमारी बॉडी के जो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन को फॉलो करते हैं, इनवेजिवनेस जैसा गंदा, ठीक है, दुष्टता वाला काम नहीं करते, पर ये मोर्टल होते हैं, क्योंकि भगवान अच्छे लोगों को, समझ रहे हो, हाँ, बहुत जल्दी बुला लेता है। आपको पता है ना? हाँ, तो इसलिए इनमें भी मोर्टेलिटी होती है, पर ये राक्षस हैं। ठीक है, इमोर्टल हैं, राक्षस हैं, क्योंकि आपको पता है जितने भी राक्षस हैं, ठीक है, इनको अमरता का वरदान मिल गया है। ठीक है, और दुष्ट है। ठीक है, तो समझ रहे हो ना मेरी बात, ये भाई सरवाइव करते हैं, ये सबका खाना छीन लेंगे पर सरवाइव करेंगे। इनमें इमोर्टेलिटी होती है, अमरता आ जाती है, क्योंकि एक बताया था मैंने, एक जीन था। ठीक है, हाँ, एक एंजाइम को बनाने वाला जीन, यस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, नहीं नहीं सॉरी, वो तो वही आज पढ़ाऊंगा। ठीक है, टीलोमरेज। तो टीलोमरेज जो एंजाइम था बेटा, ये एक्चुअल में मैंने बताया था नॉर्मल सेल की क्रोमोसोम के टर्मिनल एंड पर कुछ सीक्वेंस होते हैं, इनको टीलोमर सीक्वेंस कहते हैं। नॉर्मल सेल के अंदर टीलोमरेज एंजाइम सप्रेस होता है, ये एक्सप्रेस ही नहीं करता जीन। ठीक है, और ये टीलोमर सीक्वेंस हर डिवीजन पर रिड्यूस होते हैं, हर डिवीजन पर छोटे होते चले जाते हैं, और जिस दिन ये खत्म हो जाते हैं लगभग 50 जनरेशन के बाद, सेल डीजेनरेट कर जाती है, इसको बोलते हैं एपोप्टोसिस, प्रोग्राम सेल डेथ। प्रोग्राम सेल डेथ का मतलब है, मतलब प्रॉपर प्रोग्रामिंग के साथ, प्रॉपर समय पूरा हो जाने के बाद उसकी जो डेथ होती है वो प्रोग्राम सेल डेथ होती है। प्रॉपर तरीके से उसमें मैकेनिज्म होता है सेल डेथ का। सेल अपने अंदर, ठीक है, कह सकते हो फैगोसोम्स को एक्टिवेट करती है, लाइसोसोम्स को एक्टिवेट करती है, और वो फैगोसोम्स अपनी ही खुद सेल को खुद खाना चालू कर देते हैं, जिससे कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके खत्म होने के बाद आसपास के एटमोस्फेयर में कोई गंदगी रह जाए, यानी खुद ही वो अपने को डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो एक अल्टीमेट मैकेनिज्म है, इसको प्रोग्राम सेल डेथ कहते हैं। ये नॉर्मल सेल में मिलती है, पर ये राक्षस, इन्होंने क्या काम किया, जो जीन था टीलोमरेज, जो इसको अमृत का प्याला कहते हैं, उस टीलोमरेज को उन्होंने, ठीक है, मतलब तंत्र मंत्र सब चीजें लगा करके एक्टिवेट कर लिया, बस, क्योंकि राक्षस है भाई, इनको एक्टिवेट करना है, इनको प्रकृति को इम्बेलेंस करना है, ये प्रकृति को फॉलो करते हैं, क्योंकि भी आए हैं जाना तो है ही। ठीक है, तो भाई इन्होंने क्या काम कर लिया, उस एंजाइम को एक्टिवेट कर लिया, और एंजाइम को एक्टिवेट करके अमर हो गए। क्यों? क्योंकि हर डिवीजन के बाद जैसे ही टीलोमर सीक्वेंस रिड्यूस होते हैं, ये उसको फिर से बना देते हैं, रिड्यूस होते हैं फिर से बना देते हैं, तो कभी टीलोमर सीक्वेंस खत्म ही नहीं होंगे, खत्म ही नहीं होंगे तो अमर हो गए ना भाई। ठीक है, समझे? ये अमरता का वरदान लेकर के आए हैं।
तो ये बहुत दुष्ट है कैंसर सेल, समझ में आ गया होगा। फिर मैंने बताया था एक सेल कैसे डिवीजन करती है। भाई एक एनसीईआरटी ने टर्म दिया है प्रोटो ऑन्कोजीन और ऑन्कोजीन। ऑन्को मतलब होता है कैंसर, ठीक है। ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, एक सेल का कैंसर सेल में कन्वर्जन, ठीक है। ऑन्को टर्म आ गया मतलब कैंसर, समझना मेरी बात। तो एक नॉर्मल सेल है, ठीक है, उसमें सेल सिग्नलिंग फैक्टर्स होते हैं, बाइंड करते हैं, तब वो अपने साइज को बढ़ाती है, तब सेल डिवीजन होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है जो बॉडी के अंदर चलता है। पर जब सेल डिवाइड करती है ना, तो उसमें कई फेज होते हैं, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट फेज होते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना? हाँ, इन फेज को कंट्रोल करने के लिए आपको पता होगा G1 चेक पॉइंट होता है, S चेक पॉइंट होता है, G2 चेक पॉइंट होता है, ठीक है। यानी हर स्टेप पर चेक पॉइंट होते हैं, और उन चेक पॉइंट पर कुछ प्रोटीन्स, कुछ एंजाइम होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि पिछला फेज परफेक्ट हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि अगर कुछ भी गड़बड़ी होगी तो सेल को आगे नहीं बढ़ने देंगे, जिससे कि कैंसर ना हो जाए। सेल को उसी स्टेज में अरेस्ट कर देंगे और उसका एपोप्टोसिस कर देंगे। क्लियर है? ये एक बेहतरीन मैकेनिज्म है चेक पॉइंट, ठीक है। तो इस सेल की डिवीजन को कंट्रोल करने के लिए एक आध चीजें नहीं होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तब सेल डिवाइड करती है। ये हिडन चीजें हैं, ठीक है। और इन सबको कंट्रोल करने के लिए जो जीन होते हैं बेटा, उनको बोलते हैं प्रोटोऑन्कोजीन। यानी तुम्हें लग रहा है एक मतलब लैम्बोर्गिनी जा रही है जूम तेजी से, तुम्हें लग रहा है वाह क्या गाड़ी है, क्या तेजी से चल रही है, ठीक है। पर नहीं पता जब तेज चलती है ना, तो उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। उसमें ब्रेकर्स हैं, उसमें ब्रेक लगे हुए हैं, उसमें एक्सीलेटर है, उसमें हैंड ब्रेक है, उसमें क्लिच है, उसमें स्टीयरिंग है, ये सब कंट्रोल कर रहे हैं उस गाड़ी को, तब स्मूथली वो चल रही है। क्लियर है बिल्कुल? तो एक्चुअल में एक गाड़ी के कंट्रोल के लिए जो जो चीजें होती हैं, ऐसे एक सेल के डिवीजन के लिए जो जो चीजें होती हैं, जो उसकी डिवीजन को कंट्रोल करती हैं, वो सारे के सारे प्रोटोऑन्कोजीन हैं। और डिवीजन को कंट्रोल करते हैं मतलब अगर उनसे छेड़छाड़ हुई तो ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब अब वो ऑन्कोजेनिक में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर है? तो ऐसे जीन जैसे प्रोटोऑन्कोजीन जो सेल सिग्नलिंग फैक्टर को बनाते हैं, ग्रोथ रेगुलेटिंग फैक्टर को बनाते हैं, मेटाबॉलिज्म कंट्रोलिंग फैक्टर को बनाते हैं, ये सब प्रोटोऑन्कोजीन होते हैं। चेक पॉइंट जितने भी होते हैं वो ट्यूमर सप्रेसर जीन होते हैं, मतलब ट्यूमर होने से रोकने वाले जीन, इनको चेक पॉइंट कहते हैं, ठीक है, सेल साइकिल चेक पॉइंट, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया P53 जीन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, मतलब मेडिकल के अलावा भी एग्जाम होते हैं ना, सिविल के एग्जाम, ठीक है, जैसे तुम नीट का एग्जाम देते हो, जैसे नेट गेट का एग्जाम होता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है P53 जीन से। ध्यान रखना, ये जीवन चेक पॉइंट है, सबसे पहला चेक पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट है, ठीक है। ये चेक करता है जीवन फेज ठीक है तो ठीक है, नहीं तो सेल को मैं एस फेज में एंटर नहीं करने दूंगा, क्योंकि एस फेज में डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, वहां गड़बड़ हो गई तो मामला खराब हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। समझे या नहीं समझे? यस या नो? चलो ठीक है। तो बस ये सोचो, इतने इंपॉर्टेंट जीन है जो सेल को कैंसर होने से रोकते हैं। इन जीन में अगर म्यूटेशन हो गया तो कैंसर हो जाएगा, इन जीन में म्यूटेशन हो गया कैंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये जब म्यूटेशन होगा, यानी प्रोटोऑन्कोजीन में अगर म्यूटेशन हो जाए तो उसको ऑन्कोजीन बोलते हैं, यानी म्यूटेंट प्रोटोऑन्कोजीन को हम ऑन्कोजीन बोलते हैं। यानी ऐसे जीन जो कैंसर प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कभी जमाने में प्रोटोऑन्कोजीन हुआ करते थे, अब ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। समझ में आ गया? तो ये चीज समझ में आनी चाहिए, इनमें अगर म्यूटेशन हो जाए तो कैंसर हो जाता है। ये नॉर्मल मैंने कंसेप्ट बताया था। फिर एनसीईआरटी पर आ गया था मैंने कहा था एनसीईआरटी बोलती है कि एक नॉर्मल सेल का ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन किस किस माध्यम से हो सकता है। कार्सिनोजन सुना होगा ना, कि ये मत खाओ, ये मत, समझ रहे हो, जो भी है उससे बचो, ठीक है, इन रेडिएशन से बचो, ये सब कार्सिनोजेनिक है। आजकल तो मूवीज में टर्म यूज कर रहे हैं इसको, कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस, कार्सिनोजन, न्यूज में आ रहा है कार्सिनोजन, कैंसर प्रोड्यूसिंग, उनको कार्सिनोजन कहते हैं जो कैंसर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जैसे टोबैको, तंबाकू कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस है, ठीक है। हुक्का, बीड़ी, सिगरेट कार्सिनोजन है। शराब लिवर कैंसर कर देती है। हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है, लिवर कैंसर कर देता है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है, जेनेटल कैंसर कर देता है, आप जानते ही हो। और अब मैडम क्यूरी का केस सुना होगा आपने, ठीक है, एक्स रेज, गामा रेज से उनकी डेथ हुई थी, ठीक है। तो ये कार्सिनोजेनिक है, यहां तक कि अल्ट्रा वायलेट रेज, तभी कहते हैं कि अभी ओजोन की एक परत है, उसकी वजह से, ठीक है, जो सनलाइट है उसमें सारी रेज होती हैं पर फिल्टर हो जाती हैं, नीचे
अल्ट्रावायलेट रेज नहीं आती, ठीक है, समझ रहे हो। तो अल्ट्रावायलेट रेज मैंने बताया था, इवोल्यूशन पढ़ाऊंगा अभी, इवोल्यूशन में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। अगर अल्ट्रावायलेट रेज नहीं होते तो म्यूटेशन नहीं होता, म्यूटेशन नहीं होता तो आज की डेट में बैक्टीरिया से हम नहीं बने होते। इतना बड़ा इवोल्यूशन हुआ म्यूटेशन की वजह से, म्यूटेशन का भी रोल है इसके अंदर। तो कहीं ना कहीं अल्ट्रावायलेट रेज भी म्यूटेशन कॉज करते हैं, मतलब कार्सिनोजन होते हैं। तो इसका मतलब 3 प्रकार के कार्सिनोजन हो सकते हैं, ठीक है, यस, बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल। क्लियर है बिल्कुल। ये कार्सिनोजन एक नॉर्मल सेल का ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। जब सेल का ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो सेल एक ही जगह तेजी से बढ़ना चालू होगी, पर एक कैप्सूल के अंदर होगा, ठीक है, कैप्सूल के अंदर ग्रोथ होगी। यानी अब इसको अभी फिलहाल हम इसको ट्यूमर बोलते हैं, जब सारी सेल एक ही जगह है तो ट्यूमर है। सेल कैप्सूल से निकल के बाहर आ गए, सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर कर गए, चाहे वो लिम्फ हो या ब्लड हो, अब उसको हम मेटास्टेसिस कहते हैं। मेटास्टेसिस लोकल लेवल पर भी होती है और मेटास्टेसिस बड़े लेवल पर भी होती है, मतलब पूरी बॉडी में फैल गया, ठीक है। तो समझो पहली बात, इन छोटे छोटे नन्हे नन्हे कैंसर सेल को हम नियोप्लास्टिक सेल्स बोलते हैं। एक छोटी सेल है ना, वो नियोप्लास्टिक सेल्स है, और पूरे बंच को नियोप्लाज्म बोलते हैं, समझ रहे हो ना, पूरा बंच, ठीक है, कैप्सुलेटेड नियोप्लाज्म, इट इज बिनाइन ट्यूमर। बिनाइन का मतलब अभी दयालु है, बयान में दयालु होता है, मतलब अभी घातक नहीं है, क्योंकि एक जगह है, ठीक है, सर्जरी करके इतने पार्ट को निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर ये जो नियोप्लाज्म या नियोप्लास्टिक सेल्स हैं, इतनी दुष्ट होती हैं, ये एक एंजियोजेनेसिस फैक्टर रिलीज करती हैं, जो आसपास बहुत सारे ब्लड वेसल्स को बना देता है, एंजियोजेनेसिस करता है, ठीक है। इससे क्या होगा, जो आसपास की सेल्स हैं उनका न्यूट्रिशन इनके पास आना चालू हो जाएगा, ये तो एकदम पहलवान बनना चालू कर देंगे, और जो नॉर्मल सेल थे जो बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे थे वो कमजोर होना चालू हो जाएंगे। ये तो समस्या है कैंसर केस में। कैंसर जैसे जैसे बढ़ता है नॉर्मल सेल वैसे वैसे घटना चालू हो जाते हैं, बड़ा खतरनाक कंडीशन है, ठीक है। तो मैंने बताया था, रिलीज एंजियोजेनेसिस फैक्टर जो इंक्रीज कर देते हैं ब्लड वेसल्स नंबर अराउंड ट्यूमर, इंक्रीज ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टूवर्ड्स कैंसर सेल, समझे। जबकि कैंसर को मारने का मतलब कहा जाए सब कुछ अपने बॉडी में ही है, ठीक है, बस 2 चीजें हैं जिस पर आपका बस नहीं है। एक तो, ठीक है, कोई वायरस का इन्फेक्शन हो जाए वो कैंसर कॉज कर सकता है, बताया मैंने आपको। दूसरा मैंने आपको बताया, ठीक है, जेनेटिकली हो उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। तीसरा, जो भी चीजें उस पर आपका कंट्रोल है, जैसे फूड क्या क्या खा रहे हो, कार्सियोनिक फूड आप इनटेक कम से कम करो, ठीक है, जो आप कर सकते हो, डिब्बे बंद फूड मत खाओ, ठीक है। जितने भी सब्जियों पर पेस्टिसाइड डल रहे हैं, कोशिश करो उसको आयोडीन सॉल्यूशन या तमाम तरह की चीजें आती हैं, या उनसे साफ करके या प्रॉपर तरीके से क्लीन करके खाओ, मतलब बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जानी चाहिए, तब उसको इनटेक करो। फ्रूट्स को तभी इनटेक करो, ठीक है। कोशिश करो इन चीजों को, कोशिश करो आपकी डाइट में एंटी इन्फ्लामेटरी होने चाहिए, इन्फ्लामेटरी फूड मत खाओ, इन्फ्लामेटरी फूड आपकी डाइट में नहीं होना चाहिए, ठीक है, यस। गेहूं में जैसे आज, जैसे मैं एक दिन बात चल रही थी, ठीक है, मेरे घर में ही बात चल रही थी, ठीक है, तो जो अपने बड़े बुजुर्ग हैं, सब लोग हैं, गेहूं तो वो भी खाते रहे हैं, ठीक है। अगर मैं किसी से कहूंगा गेहूं मत खाओ तो किसी को बुरा सा लगेगा ना, यार गेहूं की क्यों मना कर रहे हो, गेहूं तो सब लोग खाएं और खूब 80 साल, 90 साल, 100 साल जिए, ठीक है, बात सही है, ठीक है। उस समय पॉपुलेशन इतनी नहीं हुआ करती थी, जो गेहूं होता था, दो कारण थे। उस समय के लोग मतलब मेहनती थे, ठीक है, शुद्ध हवा और शुद्ध पानी, ठीक है, उनको मिलता था, और मेहनत बहुत करते थे, ठीक है। और उस समय जो गेहूं होता था वो जीएम नहीं था, जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं था, बायोटेक पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। आज की डेट में तुम्हें पता ही नहीं है, इतनी सारी मतलब ब्रीड है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब जिनके जीन के संग हमने छेड़छाड़ की है, क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है, और आप देख रहे हो लोग खेती करना नहीं चाहते, खाना सबको चाहिए, तो कहां से आएगा, समझ रहे हो ना। तो वही छेड़छाड़ हो गई। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड आप गेहूं खा रहे हो, ठीक है, यस, व्हीट जो खा रहे हो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जिसमें ग्लूटिन बहुत ज्यादा होता है, और ग्लूटिन जो होता है बेटा वो इन्फ्लामेटरी है, इन्फ्लामेशन समझते हो, कैंसर सेल एक ऐसे सेल इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं, तो एक ऐसा फूड जो इन्फ्लामेशन कॉज करता है तो कैंसर सेल का दोस्त हो गया ना वो तो ऐसा कोई भी फूड जो इन्फ्लामेशन कॉज करता है वो आपकी डाइट में कम से कम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो ये थोड़ा ध्यान आपको, थोड़ी अवेयरनेस जरूरी है कि यार क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। नॉर्मल जिंदगी जियो, मस्ती से जियो, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है। 6 दिन थोड़ा आप डाइट को फॉलो करो, एक दिन थोड़ा
मस्ती वाली डाइट भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बॉडी के इम्यून सिस्टम को हमें मेंटेन करना है। ठीक है, अगर बॉडी का इम्यून सिस्टम मेंटेन है, उसके लिए आपका डाइट, थोड़ी सी लाइफ स्टाइल, ये थोड़ी चेंज करनी है। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, दूध ध्यान रखना, कैंसर सेल को कोई भी एनिमल प्रोटीन, मैं दूध की बात नहीं कर रहा, कोई भी एनिमल प्रोटीन, ठीक है, चाहे वो मीट हो, मिल्क हो, एग हो, ये कैंसर को बढ़ावा देते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, और जितने भी हर्बल प्रोटीन्स होते हैं या हर्ब्स होते हैं, ठीक है, ये कैंसर को मारने का काम करते हैं। ठीक है, तो आसपास अगर कोई ऐसी केस आपको नजर आए, कोई आपसे पूछना चाहे, तो बताओ कि कैंसर को बचाना है या कैंसर से पेशेंट को बचाना है, तो हर्बल चीजें उसकी डाइट में इंक्लूड कर दो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा, और एनिमल प्रोटीन एकदम डाइट कट कर दो, उसकी शुगर कट कर दो। ठीक है, यस, तो ये मतलब सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है आज की डेट में। ठीक है, क्योंकि वैसे तो ट्रीटमेंट जो मैं बताने वाला हूं, यहाँ वो ट्रीटमेंट कोई खास काम नहीं कर रहा। ठीक है भाई, एक तो आप क्या करोगे, सबसे पहले बायोप्सी करोगे पहचानने के लिए कि कैंसर कौन सा है। बायोप्सी का मतलब है आपने इस कैप्सूल को कट किया, कट करके एक पार्ट निकाल लिया, तो आपने कैंसर को तो स्प्रेड पहले ही कर दिया। ठीक है, आयुर्वेदा कहता है कि कभी बायोप्सी नहीं करनी चाहिए, पर मेडिकल साइंस कहती है कि पहला स्टेप ही बायोप्सी है, प्रोटोकॉल में पहला स्टेप बायोप्सी है। बायोप्सी नहीं करोगे तो आगे का ट्रीटमेंट ही नहीं होगा। अगर मेडिकल लाइन में आप जाओगे, डॉक्टर कहेगा कि पहले आप क्या काम करो, हाँ, बायोप्सी करा के आओ। ठीक है, बायोप्सी में टेक्निक क्या होती है कि कैंसर जहां भी होगा उसके एक पार्ट को कट करके उसकी प्रॉपर एनालिसिस होगी, कौन सा कैंसर है, किस टाइप का ट्रीटमेंट करना चाहिए। जबकि ट्रीटमेंट गिने चुने वही तीन तीन चार ट्रीटमेंट है, पर वो प्रोटोकॉल है। ठीक, क्या करें उनका, वो अपना फॉलो ही करते हैं प्रोटोकॉल। ठीक है, तो मतलब वो इस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, पर आयुर्वेदा कहता है, ठीक है, नेचुरोपैथी कहती है कि आपको बायोप्सी नहीं करनी। दोनों का अलग अलग फंडा है। नेचुरोपैथी कहती है कि नेचर के थ्रू कैंसर सही हो सकता है, जबकि डॉक्टर कहते हैं कि हम कैंसर को डायरेक्ट मारेंगे। कैसे? पहले बायोप्सी करके पता करेंगे कैंसर कौन सा है, फिर यहां पर हम क्या करेंगे, इसको रेडिएशन देंगे, रेडिएशन से मारेंगे कैंसर को। ठीक है, फिर हम इम्यूनोथेरेपी देंगे, फिर कीमोथेरेपी देंगे, या कॉम्बिनेशन देंगे इन सबका। ठीक है, हम इस तरीके से मारेंगे। ठीक है, ये इनका फंडा है। ठीक है, इस पर मतलब समझ रहे हो, सक्सेस फंडा नहीं है, क्योंकि कैंसर सेल बहुत एग्रेसिव होती हैं। कभी कभी इनको जब मारते हो तो और एग्रेसिव हो जाती हैं। ठीक है, कभी कभी स्प्रेड कर जाती हैं, पता नहीं चलता कहाँ बॉडी के कोने में छुपी बैठी है। ठीक है, और कब वो एक्टिवेट हो, तो ये दिक्कतें हैं बहुत सारी, तो बहुत अच्छी ट्रीटमेंट नहीं है। इम्यूनोथेरेपी लोग कह रहे हैं कि इम्यूनोथेरेपी मतलब वंडर थेरेपी है, पर वो उसका सक्सेस रेट मैं बताऊं ना, अभी 2 से 5% है मात्र। सोचो 95% वो थेरेपी सक्सेस ही नहीं कर रही है, जबकि लाखों लाखों नहीं करोड़ों, मतलब करोड़ तक था, उसको घटा घटा करके ये लोग, ठीक है, 20-25 लाख पर या जो भी 40 लाख पर लेकर के आए। ठीक है, कुछ इंजेक्शन इनके, तो सोचो मतलब इतना आसान नहीं है, सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। मैंने बताया था मेटास्टेसिस, अगर कैप्सूल फट गया तो कैंसर सेल कहां जाएंगे, बाहर निकल आएंगे, और उसकी क्या हो जाएगी, मैलिग्नेंसी, स्प्रेड कर जाएंगे। एक टर्म आता है स्प्रेडिंग के लिए, मैलिग्नेंसी। अब इसको मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलेंगे, और मैलिग्नेंट ट्यूमर इज अ कैंसर। कैंसर मतलब घातक, बिनाइन मतलब दयालु, कैंसर का मतलब है अब घातक हो चुका है, मैलिग्नेंट हो चुका है। ठीक है, अब तो ये 1 से 50 कैंसर बना देगा, फैल गया, स्प्रेडिंग हो गई। स्प्रेडिंग के लिए टर्म यूज करते हैं मेटास्टेसिस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, ये सारे टर्म नीट में बहुत पूछे जाते हैं। टाइप्स ऑफ कैंसर, कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा, ये बता चुका था, मोस्टली कार्स। ठीक है, बहुत घातक होता है, सबसे खतरनाक कार्सिनोमा होता है, ध्यान रखना, और सबसे ज्यादा भी यही होता है, एक्टोडर्मल टिश्यू के अंदर अनकंट्रोल ग्रोथ होना। हाँ, मेसोडर्मल टिश्यू में अनकंट्रोल ग्रोथ होना सार्कोमा बोलते हैं, लिम्फोमा ब्लड कैंसर को बोलते हैं। मैंने बताया था फिजिकल कार्सिनोजन भी हो सकते हैं, आयोनिक रेडिएशन, नॉन आयोनिक रेडिएशन। केमिकल में टोबैको, एनसीईआरटी ने एग्जांपल दे रखा है, और बायोलॉजिकल में 2 एग्जांपल, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस आप जानते हो, हमने एसटीडी में पढ़ाया था। ठीक है, और हेपेटाइटिस बी वायरस। ठीक है, कैंसर डिटेक्शन, भाई डिटेक्शन मतलब डायग्नोस करने के लिए पहला मैंने बताया बायोप्सी। बायोप्सी का मतलब होता है कि जहां कैंसर ट्यूमर है वहां से छोटे से टुकड़े को काट लो, तोड़ लो, वहां से निकाल लो छोटे से पीस को, फिर स्लाइड पर रख करके माइक्रोस्कोपिक स्टडी होगी, ये नॉर्मल सेल है कि कैंसर सेल है, इसको बायोप्सी कहते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी कहते हैं सैंपल कलेक्ट करने का प्रोसेस बायोप्सी, और फिर स्टडी क्या करते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी। ठीक है, मतलब आयुर्वेदा के हिसाब से, नेचुरोपैथी के हिसाब से इट इज अ डेंजरस कंडीशन। ठीक है, हाँ, वो तो आपने पहले ही फैला दिया उनके हिसाब से, पर मेडिकल साइंस के हिसाब से इट इज अ फर्स्ट स्टेप। फिर मैंने बताया रेडियोग्राफी, एक्सरेज यूज करते हैं इसके अंदर, ठीक है, देखने के लिए। सीटी, कंप्यूटर टोमोग्राफी, अब सीटी तो नहीं डायरेक्टली लोग करते, अब पेट सीटी करते हैं,
जिसमें रेडियो एक्टिव ग्लूकोज को ब्लड में इंजेक्ट कर दिया जाता है। यस, बहुत कॉस्टली है, ठीक है। मतलब सबसे मिनिमम जहां बल्क में होती है वहां 12,000 रुपए इसका टेस्ट है, जहां बल्क में होती है रेयरली। और 50,000, 60,000, 80,000 तक इसकी कॉस्ट है इस टेस्ट की मात्र, ठीक है। गरीब आदमी तो करवा भी नहीं पाएगा। पेट सीटी, एमआरआई सेफ है क्योंकि इसमें हम एक्सरे यूज नहीं करते, एक मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू हम बॉडी का 3D इमेज बनाते हैं, ठीक है, इसको एमआरआई बोलते हैं। एंटी बॉडी अगेंस्ट कैंसर आज की डेट में आज की डेट में कुछ ऐसे एंटीबॉडी आ गए हैं जो कैंसर सेल की सरफेस पे खास टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनसे बाइंड करके डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं। और मॉलिक्यूलर टेस्टिंग आज की डेट में आ गई है, जिसमें हम ये पता लगा लेते हैं कि इस इंसान के अंदर फ्यूचर में कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी ज्यादा है, कितनी कम है। क्योंकि अगर कोई चीज जेनेटिकली है, बहुत ज्यादा चली आ रही है कई जनरेशन तक, तो इसको करा लेना ठीक है। इससे ये होता है कि हाँ, अगर चीजें ऐसी हैं तो थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन रखना पड़ेगा, चीजों को अवेयर रहना पड़ेगा। पर ये चीज तो सबको ही करनी पड़ेगी, चाहे टेस्ट कराओ या ना कराओ। कोई कैंसर बुखार की तरह फैल रहा है बुरी तरह से, ठीक है। ट्रीटमेंट में मैंने कहा कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं हमारे पास। डॉक्टर पहले स्टेप पे क्या करता है, उस पार्ट की सर्जरी कर देगा। फिर क्या करेगा, रेडिएशन रेडियोथेरेपी करेगा, उसमें गामा रेज यूज करते हैं। कीमोथेरेपी साथ कर देगा, इम्यूनोथेरेपी भी साथ में चला देगा वो। आप समझ रहे हो, ठीक है। इम्यूनो, कीमो, रेडियो, ये तीन ही है सर्जरी के बाद, यही, और कुछ है ही नहीं इंडिया में इसके अलावा, कुछ भी नहीं है इंडिया में इसके अलावा, मानो या ना मानो, ठीक है। हाँ, अब ब्लड कैंसर के लिए कुछ ट्रीटमेंट आ गए हैं, ठीक है। और कुछ होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, वो आपकी इम्यून सिस्टम, टी लिम्फोसाइट के नंबर को बढ़ा करके थोड़ा उसका अगेंस्ट फाइट करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ाते हैं। मतलब जितनी भी टाइप की थेरेपी जो नए नए लोग खोज रहे हैं, कर रहे हैं, वो सिर्फ आपके अंदर जो इम्यून सेल हैं, जो सो गई थी, जो कैंसर को मारने की क्षमता रखती थी, ठीक है, बस उसको एक्टिवेट करने के लिए नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं, ठीक है। बस वही अलग अलग तरीके से लोग पेटेंट करा रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं। पर फंडा एक ही है कि आपके अंदर जो सेल अभी सोई हुई पड़ी थी, जिसकी वजह से कैंसर एक्टिवेट हो गया, ठीक है, उसको वापस रीएक्टिवेट करना, ठीक है। इम्यूनोथेरेपी भी इसी पर काम करती है, पर स्लो काम करती है, ठीक है, पर इफेक्टिव है। समझे नहीं समझे? देखो बेटा, चाहे इंडिया हो चाहे फॉरेन हो, बेटा इलाज अभी यही है, ठीक है। हाँ, इलाज यही है, बस अंतर इतना है, इंडिया के अंदर रेडियोथेरेपी होगी तो पूरी बॉडी का एक पूरा पार्ट टारगेट करते हैं, चाहे वो दिल्ली एम्स ही क्यों ना हो। एम्स की तो हालत बहुत खराब है, ठीक है, मैं तो क्या बताऊं, ठीक है। एम्स में तो सोचो मशीन तक नहीं है, एक इतने बड़े दिल्ली एम्स के अंदर एक सिंगल मशीन है, ठीक है। और 5-5 महीने की लोगों को नंबर मिलते हैं वहां पर, ठीक है। और मशीन आए दिन खराब रहती है, क्योंकि एक मशीन अगर 24 घंटे चलाओगे तो खराब तो हो ही जाएगी ना। बहुत बुरी हालत है, तभी तो कहते हैं दिल, मतलब जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनका जो टैक्स पेयर है, सही मायने में उनके सारा टैक्स का पैसा ये कहाँ खा जाते हैं लोग, ठीक है, जो दिखा रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन पर। पर सबसे प्रायोरिटी है कि भाई दिल्ली जैसे एम्स बहुत सारे होने चाहिए। एम्स मैंने बताया खाली बिल्डिंग बनाने से तो नहीं बनेगा, जब तक वहां फैसिलिटी नहीं है। जब पता है कैंसर इतनी तरीके से फैल रहा है, तो हर एम्स के अंदर, ठीक है, इन समझ रहे, इन सब की फैसिलिटी होनी चाहिए भाई। अंतर इतना है, जैसे हमारे इंडिया के इसमें अगर कहीं कैंसर है तो आसपास के पूरे रीजन, पूरी बॉडी को एक्सपोज कर देते हैं ये लोग, ठीक है। विदेशों में जो मशीनें हैं वो बहुत हाई टेक है, वो थोड़े एडवांस है, ठीक है। वो टारगेट थेरेपी करते हैं, टारगेट थेरेपी के नाम पर टाटा मेमोरियल के अंदर करते हैं ये लोग। पर हैं तो अभी वही लोग, ठीक है, बहुत अच्छा टेक्निक नहीं है। बट वहां बहुत स्पेसिफिक डॉक्टर्स होते हैं जो वही वही टारगेट थेरेपी करते हैं जहां कैंसर सेल है, वो आसपास के सेल को हानि नहीं पहुंचाते, ठीक है। इस वजह से उनकी एक्यूरेसी हमसे बेटर है, ठीक है। मतलब थोड़ा कॉस्टली, लास्ट कॉस्टली होता है, बट गिनी चुनी थेरेपी तो यही है सारी की सारी, ठीक है। हाँ, बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट है नहीं। इम्यूनोथेरेपी का मतलब होता है बेटा आपके बॉडी के इम्यून सेल को ही जगाना, एक्टिवेट करना, ठीक है, कैंसर के अगेंस्ट। मैंने बताया भी था, ठीक है, कि दिल्ली के अंदर डिफेंस कॉलोनी में एक डॉक्टर हैं, वो सिर्फ होम्योपैथी डॉक्टर हैं। आप सोच ही नहीं सकते यार, होम्योपैथी वाला डॉक्टर क्या, मतलब एलोपैथी वाला क्या कमाएगा, वो होम्योपैथी वाला कमा रहा है, ठीक है। उसके यहाँ मतलब दिखाने जाओगे तो उस समय, आज की बहुत समय की बात है, 6,000 रुपए उसकी फीस थी डॉक्टर की देखने की, समझ रहे हो।
हाँ, और लगभग 50,000 रुपए का 20 दिन का या 22 दिन का उनका दवा का ड्रॉप आता था, 50,000 रुपए का। ठीक है, और उस ड्रॉप को आप लेते रहोगे तो कैंसर रुका रहेगा। पर वो पहले कह देते हैं 80% लोगों में रुका रहता है और 20% लोगों में काम ही नहीं करता, पहले ही बता देते हैं। नहीं, अगर काम ना करे तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। समझ, सभी लोग इम्यूनोथेरेपी पे काम कर रहे हैं, किसकी इम्यूनोथेरेपी एक्टिवेट हो जाए। कुछ लोग, मैंने बताया था, एंजियोजेनेसिस फैक्टर को यूज करते हैं। ठीक है, मेरे ही मदर के लिए वो यूज किए थे। ठीक है, 5 लाख रुपए का वो सॉल्यूशन आते थे। जब तक दे रहे हो तब तक वो एंजियोजेनेसिस फैक्टर नहीं बन रहे हैं, तो कैंसर का स्प्रेडिंग स्लो हो जाता है। जो उसके जो पेनफुल इफेक्ट थे वो नहीं होते हैं। ठीक है, आप कब तक जब तक देते रहोगे, वो लाखों रुपए खर्च करते रहो, कोई इसका वो अंत नहीं है। ठीक है, बस पेशेंट को जो पेन हो रहा है वो पेन नहीं होगा। तो बस वही है, लोग जो करते हैं, ठीक है, अपने लोगों से प्यार, तो वो लोग जितना करा सकते हैं वो कराते हैं। ठीक है, पर हम लोगों ने तो खैर इम्यूनोथेरेपी भी कराई। ठीक है, बट कोई इफेक्ट नहीं आया, इसलिए इट इज अ डेंजरस कंडीशन। ठीक है, मैंने थोड़ा सा, कैंसर नाम आते ही बड़ा हो जाता है, दिमाग काम नहीं करता है फिर इसमें। ठीक है, चलो, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरी बीमारी और खतरनाक है, ठीक है, एड्स। पर एड्स आज की डेट में खतरनाक नहीं है, क्योंकि एड्स एक जमाने के अंदर, हाँ बेटा, कैंसर जितना मैं बता रहा हूँ उससे भी बहुत खतरनाक है। ठीक है, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वैसे समझो, एक तरीके से बहुत डेंजरस है। ठीक है, बहुत पेनफुल है, बहुत डेंजरस है, और ट्रीटमेंट अभी है नहीं। अब कितने साल लगेंगे इसके सही परफेक्ट हर तरीके के कैंसर की ट्रीटमेंट में, पता नहीं। ठीक है, आप लोगों को एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है, इस फील्ड में जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ होम्योपैथी के डॉक्टर ना, मतलब उसकी अगर मैं अर्निंग की बात करूंगा, तो बड़े बड़े जो मतलब बिजनेसमैन होते हैं वो भी उसके बराबर नहीं कमा पाते हैं। ठीक है, वो इतना अर्निंग करता है। ठीक है, मतलब बड़ी बड़ी जो करोड़ों की गाड़ियां हैं उसकी लाइन लगी रहती है उसके यहाँ। तो इसलिए कहता हूँ कि डिपेंड करता है, आपने कोई नई चीज ढूंढ ली, आपने कुछ ऐसा कोई, कुछ भी, मतलब कैंसर के अगेंस्ट अगर आप अच्छा काम कोई कर लेते हो, तो पैसा ऐसा तो कुछ भी नहीं होता, पैसे का तो पहाड़ लगा दोगे। ठीक है, पर कैंसर के अगेंस्ट कोई ऐसा काम कर लो, ये काम टेम्परेरी कर रहे हैं लोग, मतलब परमानेंसी वाला काम करो, तो लोग अपना सब कुछ निछावर कर देंगे आपके ऊपर, अगर आपने वास्तव में कुछ ऐसा कर दिया। ठीक है, तो बहुत, मतलब अभी ये फील्ड ऐसा पड़ा हुआ है। और ठीक है, करो कुछ बेटा, इसमें जरूरी है। एड्स की बात करता हूँ। एड्स का मतलब है एक्वायर इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर, अपने आप पैदा नहीं होता, ये ट्रांसफर होता है एक दूसरे से। ठीक है, लॉस एंजल्स का केस था। ठीक है, एक मूवी आई थी, नाम तुम बताओ, तुम्हें शायद याद हो, फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। किस मूवी का गाना है ये बताओ? देखो किसी को आता है क्या? दम मारो दम। अरे सीरियल नहीं था, मूवी थी। ठीक है, किस मूवी का गाना है बताओ? उसमें गाना एक और था उसमें। ठीक है, दम मारो दम मिट जाएंगे गम। देवानंद उसका हीरो था। हाँ, हरे रामा हरे कृष्णा। अच्छा, हरे रामा हरे कृष्णा पिक्चर का नाम था, ओके। भाई कौन है बच्चा है, इसको पता है? विनीत। अरे भाई, बच्चे जानते हैं, मुझे नहीं पता था। गौरव, पहले गौरव ने बताया फिर विनीत ने बताया, बहुत सही। हाँ गौरव बेटा, देख लिया, तेरा पहले तूने ही स्पेलिंग थोड़ी गलत लिख दी थी। गौरव और विनीत, इनने भाई, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, ये लोग मूवी वूवी देख लेते हैं। ठीक है, एक मूवी थी हरे रामा हरे कृष्णा, तो उस मूवी में यही दिखाया है कि लोग मतलब पूरा ड्रग्स लेते थे, और कैसे इंजेक्शन के थ्रू ड्रग्स वो एडिक्ट, मतलब इंजेक्शन में भरा, जैसे बताऊंगा अभी, ड्रग्स के अंदर हल्का मैंने पंच किया, उसको ट्रांसफर किया, उसको ट्रांसफर किया, उसको ट्रांसफर किया, इस तरीके से वो मतलब चलता है। ठीक है, यस, दम मारो दम मिट जाएंगे गम। ठीक है, हाँ। तो सेम ऐसा ही लॉस एंजल्स का केस था, सारे होमोसेक्सुअल वहां पर थे, सारे के सारे वो एक सिरिंज के अंदर, लाइक ड्रग्स कोकेन, ठीक है, लाइक जिस तरह चीजें होती है ना, हाँ, पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, उसको इंजेक्शन में उसका बहुत मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन तैयार करते हैं, इंजेक्शन भर के डायरेक्टली उसको क्या करते हैं, ब्लड में इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, और सभी उसी इंजेक्शन को रोटेट करते हैं, तो एक को अगर इन्फेक्शन होगा तो सबको हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो बस ऐसे ही एक पूरा ग्रुप था, दम मारो दम। ठीक है, ड्रग एडिक्ट था, इंजेक्शन के थ्रू वो ड्रग्स लिया करते थे। ठीक है, उन सब के अंदर उनका इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगा। ठीक है,
डॉक्टरों ने चेकअप किया, भाई इन सबका इम्यून सिस्टम कमजोर क्यों हो रहा है, देखा कि उनके लंग्स के अंदर एक फंगस मिली, कपोसी सार्कोमा, ठीक है। हाँ, तो मतलब वो फंगस कैंसर, मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब वो कैंसर प्रोड्यूस करने वाली फंगस थी एक तरीके से, ठीक है। तो लोगों को लगा इसकी वजह से इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है, जबकि बाद में जब स्टडी हुई कि एक वायरस का इन्फेक्शन था जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम डिक्रीज हो गया था और उस फंगस का ग्रोथ लोगों के अंदर पाई गई, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं, जैसे अपॉर्चुनिटी समझते हो ना, हाँ, कि अगर इम्यून सिस्टम कमजोर हुआ तो टूट पड़ो इस बॉडी के ऊपर, बॉडी के अंदर बैठे थे वो इंतजार कर रहे थे कि कब इस बॉडी का इम्यून सिस्टम कमजोर हो और कब हम अपनी डोमिनेंसी दिखाएं। यस, समझ रहे हो, हाँ, कब वो अपनी डोमिनेंसी दिखाएं। तो इसी को बोलते हैं दम मारो दम, मतलब सॉरी, इसी को बोलते हैं, ठीक है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, ठीक है, जो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा करके। तो हमेशा ध्यान रखना, कैंसर पेशेंट कभी कैंसर की वजह से नहीं मरता, कैंसर पेशेंट उन बीमारियों की वजह से मरता है जो एक्चुअल में उसको सिम्टम नहीं आते थे। जैसे 80% पॉपुलेशन, 80% इंडिया की पॉपुलेशन के लंग्स में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस प्रेजेंट है, ये मैं नहीं बोल रहा, डब्ल्यूएचओ बोल रहा है, मोर देन 80% बोलता है वो, तो ठीक है, मोर देन 80% पॉपुलेशन की लंग्स में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी का बैक्टीरिया, ठीक है। कानपुर में एक जगह है घाटमपुर, वो वहां पर उसका ओरिजिन है, मतलब वहां से वो फैलता है पूरी इंडिया के अंदर। कई बच्चे कानपुर घाटमपुर के होंगे क्योंकि वो इंडस्ट्रियल इलाका है। जितने भी डिफरेंट स्ट्रेन आज की डेट में देखने को मिले हैं माइक्रोबैक्टीरियम के, वो वहीं से ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है। कारण है इसका बताऊंगा कभी फुर्सत में, जब माइक्रोबैक्टीरियम की डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। और वो लंग्स में बैठा रहता है पर आपका इम्यून सिस्टम उसको एक्टिव नहीं होने देता। और जिस दिन किसी को अगर एड्स हो गया तो सबसे पहला अटैक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस करता है, ठीक है। फिर कपोसी सार्कोमा, डिफरेंट टाइप के प्रोटोजुआ, ये अटैक करना चालू कर देते हैं बॉडी पर, इससे इंसान की मौत होती है। कभी इंसान की मौत एड्स से नहीं होती, क्योंकि एड्स ऐसी बीमारी है इसमें कोई इंसान मतलब वैसा सिम्टम नहीं आता, क्योंकि वो तो इम्यून सिस्टम कमजोर कर रहा है ना। फिर तो आपको अगर कोल्ड हो गया तो कोल्ड हो गया, सही नहीं होगा क्योंकि इम्यून सिस्टम काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है, समझे। तो ध्यान में आया, तो सबसे पहले उन लोगों से वहां से लॉस एंजल्स से ये कहानी पूरी दुनिया में फैली थी। और तुम समझोगे नहीं, उस जमाने में मिलियंस लोगों की डेथ हुई थी। एड्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड 1981 में, इसके पहली बार रिपोर्ट हुआ था। लास्ट 25 ईयर के अंदर 25 मिलियन, मोर देन होगा, हाँ, मोर देन 25 मिलियन लोगों की डेथ हुई है ओनली एड्स वायरस से। समझे, हाँ, छोटे पे इस फिल्म को देखा था मैंने, दम मारो दम, जीना तमान शायद क्या नाम था उसका, हीरोइन का मुझे आइडिया नहीं है, और देवानंद शायद यही था, ठीक है। हाँ, हाँ, मौके का फायदा उठाना, अपॉर्चुनिस्टिक का मतलब है मौके का फायदा उठाना, बिल्कुल सही, ठीक है। और बहुत सारी दुनिया में तो आज में लोग यही कर रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो, मौके का फायदा उठाते हैं लोग। हाँ, चलो, कभी आज की डेट में तो लोग मौके का फायदा, मौका क्रिएट करते हैं, ठीक है, समझ रहे, एक दोस्त दूसरे को उड़ा देता है, रास्ते से हटा देता है क्योंकि उसको उठना है आगे, समझ रहे हो ना, बहुत खतरनाक चीजें हैं। वॉटसन क्रिक, विल्किंस, सुनिए कहानी इसकी, वॉटसन क्रिक विल्किन की, ठीक है, सुनाऊंगा किसी दिन, जबरदस्त वाली, ठीक है, कैसे मौके का फायदा उठा के वॉटसन क्रिक ने, ठीक है, एक्चुअल में उसी का नाम आता है ना, और एक्चुअल में कहानी कुछ और है, एक दिन पूरी डिटेल में कहानी सुनाऊंगा वॉटसन क्रिक और विल्किंस की, ठीक है, और फ्रैंकलिन की, ठीक है। फ्रैंकलिन लड़की थी, एक्चुअल में डिस्कवर फ्रैंकलिन ने किया था, विल्किंस जिनकी लैब में ये काम करते थे, वॉटसन क्रिक और, ठीक है, फ्रैंकलिन। तो मतलब ये तो एक कहानी है, मैं बताऊं अगर तुम, मतलब मैं क्या बताऊं, मैक्सिमम रिसर्च अगर देखी जाए ना, किया किसी ने, नाम किसी का हुआ है, अपॉर्चुनिस्टिक, समझ रहे हो ना, हाँ, लोगों ने, अपॉर्चुनिस्टिक लोगों ने कई लोगों को तो रास्ते से ही हटा दिया अपने को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, यही होते हैं, ये दुनिया बहुत गंदी है, इसलिए कह रहा हूँ कि, ठीक है, किसी नहीं, दोस्ती में आजकल लोग ज्यादा फंस जाते हैं ना, हाँ, ठीक है, ज्यादा दोस्ती दोस्ती मत करना, ठीक है, पेरेंट्स के अलावा और कोई दोस्त होता ही नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है, और सब मतलब की दुनिया है, और कब किसका कौन कहाँ फायदा उठा ले तो समझ, मतलब थोड़ा अलर्ट रहना इस चीज के लिए, ठीक है। वापस आ जाओ, अब यहां से क्वेश्चन बनने चालू होते हैं, यहां समझना है आपको, ठीक है, अब थोड़ा यहां पर आ जाओ, मैं सच बोल रहा हूँ, ठीक है, समझना अच्छी तरीके से हर चीज को,
और अच्छी तरीके से कोशिश करना ब्रेन में सेट करने की। इसका ड्रग चालू करूंगा मैं, ठीक है, जितना हो जाएगा उतना करूंगा, ड्रग्स भी आराम से करूंगा। कल कल नया चैप्टर चालू कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट कराऊंगा अच्छे से मैं। अगर देखो दो क्वेश्चन बनते हैं इसके, एक तो लाइफ साइकिल से क्वेश्चन बनता है एचआईवी की, और एक एचआईवी के स्ट्रक्चर से क्वेश्चन बनता है। ये बनते ही बनते हैं, ठीक है, क्योंकि यही दो एक तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं तुमसे कहूं बेटा, एचआईवी का स्ट्रक्चर तो लोगों ने देखा ही होगा, समझा ही होगा। मेरे साथ ड्रॉ भी कर सकते हो, इसका एनवलप है, इसके नीचे इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखा देता हूं मैं। इसके और नीचे जाओ, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये एनवलप हो गया। ये प्रोटीन का एक, मतलब मैं प्रोटीन के दो दिखा देता हूँ, एक क्यों एक और दिखा। आरएनए हो गए। अच्छा, ये ले लेते हैं। दिख रहा है कलर? एक एंजाइम और दिखा देते हैं, येलो है, ग्रीन। ऐसे तीन मैंने दिखा दिए, तीन एंजाइम है तो तीन अलग अलग कलर से अलग अलग तरीके से दिखा दिए। ये दो प्रोटीन के कैप्सिड दिखा दिए मैंने, ये एनवलप है। एक चीज और दिखा रहा हूं मैं इसके अंदर, मेरे साथ ही ड्रॉ कर लूं। इसके छुपे हुए राज समझ में आएंगे, क्योंकि इतने सारे वायरस की हमने वैक्सीन बना ली, हम एड्स की वैक्सीन क्यों नहीं बना पा रहे हैं, मतलब एचआईवी की वैक्सीन। एड्स डिसऑर्डर है, एचआईवी वायरस है। एड्स का माना है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। सिंड्रोम क्यों? क्योंकि सिंड्रोम का मतलब है, तुम बेसिक बात बता दूं, एड्स का मतलब है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब है, समझो, जो कई चीजों के मिलने से जो सिम्टम आते हैं, इसमें लिख भी दिया है। सिंड्रोम का मतलब है दिस इज मींस दैट डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम एक्वायरिंग, नहीं, सिंड्रोम मींस ग्रुप ऑफ सिम्टम जिसमें कई मतलब कई सिम्टम के ग्रुप एक साथ आते हैं, ग्रुप ऑफ सिम्टम। क्योंकि भाई यहाँ इम्यून सिस्टम के डाउन होते ही बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, तो ग्रुप ऑफ सिम्टम होते हैं, उसको सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। तो एक्वायर्ड, जो एक दूसरे से एक्वायर किया जाता है, इम्यूनो डेफिशिएंसी जिसमें इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, सिंड्रोम बहुत सारे सिम्टम आते हैं एक साथ, इसको बोलते हैं, ठीक है, एड्स। और कौन कॉज करता है? HIV इम्यूनो, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, यस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV कॉज करता है। जो कैसा वायरस है? रिट्रो वायरस है, ये पूछा जाता है। रिट्रो, रिट्रो का मतलब है आरएनए वायरस है, रिट्रो मतलब है आरएनए वायरस है, क्योंकि आरएनए से डीएनए बनाएगा। रिट्रो का मतलब क्या हो गया? आरएनए। आरएनए वायरस है विच हैव द एनवलप्ड इनक्लोजिंग आरएनए जीनोम। ये इसके पास एक एनवलप होता है जिसमें स्पाइक्स लगे हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स लगे हुए हैं, मैं दिखा देता हूं।
ज्यादा बड़ा हो गया। ये ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स लगे होते हैं पूरे एनवलप में। ठीक है, अच्छा एक और दिखा देता हूँ। इस तरीके से ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स लगे होते हैं, ठीक है। ये एनवलप, ये है ग्लाइकोप्रोटीन और ये भी है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन दोनों ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स लगे हुए हैं इसके अंदर। यस, हाँ बेटा, ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स लगे हुए हैं। आ जाओ। अच्छा इसको हटा के दो मैं। अब एक से ही मतलब है, उससे मतलब है नहीं। इसको बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन 120। एनवेलप हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन 120 हो गई। दो ये यहाँ और समझना है आपको, एक प्रोटीन का ये कैप्सिड है, एक प्रोटीन का ये कैप्सिड है। दो कैप्सिड है, एक बड़ा है एक छोटा है, ठीक है। प्रोटीन कैप्सिड है, जो बड़ा है ऐसे याद रखो, छोटा है। दो नाम है, एक 17 एक 24। जो 17 है वो बड़ा है, 24 है वो छोटा है, कम वाला बड़ा है। P17 लिख देता हूँ, प्रोटीन, प्रोटीन कैप्सिड। एक तो लिपिड का एनवलप है, दो प्रोटीन कैप्सिड हैं। यस, P17 और P24। इसके अंदर जीनोम नजर आ रहा है, वो ग्लाइकोप्रोटीन, ये आरएनए है, ये दोनों आरएनए हैं। टू सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए। और यहां कुछ एंजाइम है, ये आपको याद रखने हैं सारे एंजाइम, मैं बोल रहा हूं एक एक करके नाम इनके। एक तो है प्रोटीएज, एक है इंटीग्रेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और इंटीग्रेज। इंटीग्रेज तीन एंजाइम है, ठीक है, मैं दिखा देता हूं।
प्रोटीएज दोनों कैप्सिड के बीच में होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये ग्रीन कलर का लगा दिया है मैंने। इंटीग्रेस इज आरएनए को जोड़ने का काम कौन करेगा? इंटीग्रेस। इंटीग्रेस इज आरएनए को जोड़ने का काम करता है, आरएनए को, ठीक है। इंटीग्रेस इंटीग्रेट करने का काम करेगा। दो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो गए, ठीक है। अब क्या बचा इसके अंदर? हाँ इतना ही है। अब ग्लाइकोप्रोटीन 120 उन्हीं सेल को इन्फेक्ट करती है जिनके पास खास टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, हर किसी को इन्फेक्ट नहीं करेगी। ये उन्हीं सेल में अपना टारगेट बनाएगी जिनके पास इसके रिसेप्टर्स होंगे, हर सेल को नहीं इन्फेक्ट करता कभी ये। जैसे मानो ये उन सेल को अपना टारगेट बनाएगी जिसके पास ये रिसेप्टर्स होते हैं, इसको CD4 रिसेप्टर्स बोलते हैं, CD4 रिसेप्टर्स। ग्लाइकोप्रोटीन 120 CD4, जब ये आपस में जुड़ जाते हैं CD4 और ग्लाइकोप्रोटीन 120, तब जाकर के इन्फेक्शन होगा। यानी इनका मिलना बहुत जरूरी है, जब तक ये मिलेंगे नहीं इन्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ग्लाइकोप्रोटीन 120 और CD4 रिसेप्टर। जब तक ये मैच नहीं करेंगे, यानी कि आपको पता है ना, हर वायरस रिसेप्टर स्पेसिफिक होता है, ये तो आप जानते हो ना। ओहो, गुरुजी बिहार के इसमें तो बिहार में बच्चा बता रहा है इंद्रजीत कुमार 7,000 से 8,000 HIV पॉजिटिव केस मिले हैं, जिसमें 400 स्कूलिंग स्टूडेंट हैं। अब आप ही देख लो कितना भयानक, मैंने बताया था ना बच्चों के अंदर, क्योंकि वो क्यूरियोसिटी होती है ना, जो टीवी पर ऐड आ रहे हैं, आपके हाथ में मोबाइल डिवाइस है, ठीक है, तो इसकी वजह से लोग, मतलब जो कहते हैं ना हार्मोनल चेंज हो रहे हैं, तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये नहीं पता कि जरा सी गलती उनकी जान की दुश्मन हो सकती है। अब देखो एक बच्चा बता रहा है, ठीक है, बिहार की न्यूज है कि अभी 7,000 से 8,000 HIV पॉजिटिव बिहार के एक जगह से मिले हैं, जिसमें 400 स्कूली बच्चे हैं। ये डेटा तो बस टेस्ट वाला बता रहा है, कई लोगों को टेस्ट नहीं हुए होंगे, ठीक है। तो ये मतलब बहुत भयानक डेटा है बेटा, ठीक है। तो इसलिए मतलब गवर्नमेंट तो कई डेटा को छुपा लेती है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा अवेयरनेस बहुत जरूरी है। मैं देख लूंगा रिप्रोडक्शन 2 की PDF में क्या दिक्कत है, ठीक है। समझ में आया? हाँ। तो अब क्वेश्चन आएगा कि CD4 रिसेप्टर किन सेल्स के पास मिलते हैं? एक्रो मैक्रोफेज के पास मिलते हैं, मैक्रोफेज, या टी हेल्पर सेल, टी हेल्पर, और टी हेल्पर का एक नाम और होता है T4 सेल भी कहते हैं, T4 एक ही बात है, सेल्स। यहां पर देखने को मिलते हैं CD4 रिसेप्टर्स। सर क्या होते हैं CD4 रिसेप्टर्स? CD का मतलब होता है क्लस्टर डिफरेंशिएटेड 4। ये अभी जब इम्यूनोलॉजी पढ़ोगे आप MBBS के अंदर, तो इनका पूरा क्लासिफिकेशन है, ठीक है। क्लस्टर डिफरेंशिएटेड 4 भी होते हैं, CD8 भी होते हैं, वो 8 क्लस्टर को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। मतलब कुछ अलग चीज है, अभी तुम अभी समझने की बात नहीं है। अभी तो तुम इतना याद रखो कि CD4 मॉलिक्यूल जिन सेल्स की सरफेस पर होते हैं HIV सिर्फ उन्हीं के अंदर इन्फेक्शन करता है। जैसे गंगा जल है, गंगा जल को इतना पवित्र माना गया, क्यों? क्योंकि उसमें कीड़े नहीं पड़ते, मतलब बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते। सर क्यों नहीं करते बैक्टीरिया ग्रो? ठीक है, सिंपल सी बात है, गंगा जल में जितनी गंदगी डालोगे वो उतना और पवित्र हो जाएगा। क्यों? जितनी गंदगी जाएगी उतना ही विडेलो विब्रियो नाम का एक मतलब उतना ही बैक्टीरिया ग्रो करेगा। जितना ज्यादा बैक्टीरिया ग्रो करेगा उतना ही एक वायरस होता है बैक्टीरियोफाज वायरस, ठीक है, बैक्टीरियोफाज विडेलो विब्रियो, ये वायरस उतना ही ग्रो ज्यादा करेगा। यानी जितना ज्यादा वायरस होगा वो जल उतना पवित्र होगा, सिंपल सी बात है। साइंटिफिकली मतलब ये साइंस की बात बता रहा हूं मैं, साइंस के हिसाब से इसलिए पवित्र है क्योंकि इसमें बैक्टीरिया ग्रो नहीं होते।
ठीक है, लोग कितना भी गंदगी कर लें उसमें नहा लें तो उतना ही और पवित्र होगा, मतलब अपने में ये परफेक्ट है, ये साइंस है। फिर वो आध्यात्मिक अलग है क्योंकि वो उन जगह से आ रहा है, ठीक है, गौमुख, गंगोत्री, जमुनोत्री, समझ रहे हो, जहां बहुत आध्यात्मिक, मतलब वहां एनर्जी का एक अलग ही लेवल है। ठीक है, मैं खुद अभी गया था तो मैंने खुद फील किया, चीजें हैं, मतलब ऐसा बात नहीं है, अभी भी चीजें हैं, पर अगर जो इंसान है ना ऐसी जगह पे जा जाके जो गंदगी मचाने में लगा हुआ है ना, तो वो चीजें फिर वहां नहीं रहेंगी। ठीक है, रियलिटी है ये। ठीक है, चलो, समझ में आ गया। तो किन सेल को टारगेट करेगा एचआईवी? उनको टारगेट करेगा जिनकी सरफेस पर CD4 रिसेप्टर होते हैं। हमेशा इंटरेक्शन किसका होगा? ग्लाइकोप्रोटीन 120 और CD4, क्योंकि इस वायरस की सरफेस पर ग्लाइकोप्रोटीन 120 होती है, यही CD4 रिसेप्टर से बाइंड करती है। सर क्यों करती है? ठीक है, क्योंकि ग्लाइकोप्रोटीन 120 की सरफेस पर 4 क्लस्टर होते हैं, उनसे आइडेंटिफाई करने के लिए CD4 रिस्पॉन्सिबल होंगे, यानी CD4 हमेशा ग्लाइकोप्रोटीन 120 से ही बाइंड करेंगे, या ग्लाइकोप्रोटीन 120 हमेशा CD4 से बाइंड करेगी, यानी ग्लाइकोप्रोटीन 120 एचआईवी के पास है और CD4 मैक्रोफेज के पास है या हेल्पर टी सेल के पास है, जिनको T4 सेल भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ T4 इसलिए बोलते हैं क्योंकि CD4 रिसेप्टर इनके पास होते हैं, थोड़े कॉल्ड T4 सेल्स। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि एचआईवी वायरस में कितने आरएनए के मॉलिक्यूल होते हैं? 2 होते हैं। कितने एंजाइम होते हैं? 3 टाइप के एंजाइम होते हैं। ठीक है, प्रोटीएज जो इनको तोड़ने का काम करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज। ठीक है, क्लियर है। 2 सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं, एकदम क्लियर है। ठीक है, लिपिड एनवेलप हो गया, प्रोटीन कैप्सिड हो गए। मुझे लगता नहीं यहां तक कोई चीज बच रही है। किन सेल को इन्फेक्ट करता है? ये उन्हीं सेल को इन्फेक्ट करता है जिनकी सरफेस पर CD4 रिसेप्टर्स होते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैक्रोफेज की सरफेस पर CD4 रिसेप्टर्स होते हैं, या टी हेल्पर या T4 सेल की सरफेस पर CD4 रिसेप्टर्स होते हैं। अब बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? यस या नो? हाँ, अगर CD4 मॉडिफाइड हो जाए तो एड्स नहीं होगा बेटा। CD4 मॉडिफाइड करके तुम ही खत्म हो जाओगे, क्योंकि CD4 रिसेप्टर्स हमें बचा भाई। मैक्रोफेज और टी हेल्पर सेल, ये तो दो मेन सेल है बेटा। टी हेल्पर ये पूरी इम्यूनिटी को कंट्रोल कर रही है, पूरी इम्यूनिटी को कंट्रोल कर रही है। तुम इनके CD4 को मॉडिफाई करके इनको बर्बादी कर दोगे। मैक्रोफेज जो हमें सब चीजें बचा रही हैं, समझ रहे? दो हमारे बहुत प्रोटेक्टिंग फी, मतलब वो हैं, मतलब इनके तुमने छेड़छाड़ की तो तुम्हारा इम्यून सिस्टम गया। समझ में आया? पी मतलब प्रोटीन, प्रोटीन कैप्सिड, P17P24, प्रोटीन, प्रोटीन कैप्सिड, पी मतलब प्रोटीन है। और बताओ। हाँ प्रिंस बेटा बोल। मोहम्मद सैम क्या कहना चाह रहा है बेटा? पी मतलब प्रोटीन। बेटा वैक्सीन इसलिए काम नहीं करती क्योंकि हाईली प्लूरोमॉर्फिक होता है। ठीक है, ये सरफेस एंटीजन को चेंज करता रहता है, मतलब सरफेस एंटीजन में कुछ चेंज ऐसे हो जाते हैं जिसके अगेंस्ट वैक्सीन नहीं बन पाती। ठीक है, यस, वैक्सीन एंटीजन को आइडेंटिफाई करती है, उस मॉडिफिकेशन कर लेता है। बेटा एक्सरे रूम में जो काम करते हैं वो देखा होगा, जब एक्सरे का एक्सपोज करते हैं तो रूम से बाहर चले जाते हैं। ठीक है, और रूम से बाहर देखा होगा एक बहुत, मतलब जो एक्सरे रूम बनाया था ना वो बहुत तरीके से बनाया जाता है, मतलब रेडिएशन उस रूम से बाहर नहीं जाती कभी भी। ठीक है, वो लोग जैसे, नहीं कई लोग होते हैं कि गार्जियन साथ में गए हैं, उनसे कहते हैं तुम रूम के बाहर रुको, जिसका एक्सरे होना है उसको अंदर जाने दो। पर कहीं देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में, हम क्यों बाहर हो गए, हम भी खड़े होंगे अंदर, भाई हम भी देखेंगे क्या हो रहा है। वो समझाते हैं पर समझते नहीं है। समझ लेना चाहिए क्योंकि ये हार्मफुल रेडिएशन होते हैं। ठीक है, जिस एक तो मजबूरी है उसकी, भाई जिसको कराना ही हड्डी टूटी है उसकी। ठीक है, बट जिसको नहीं कराना वो फ्री में क्यों एक्सपोज ले रहा है उसका, उसको बाहर रहना चाहिए रूम से। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये जनरल पॉइंट्स है। ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन कैसे होता है? ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन जनरली अकर बाय, ये नीट में क्वेश्चन आ जाते हैं, अप्लाइड क्वेश्चन है इसलिए। ठीक है, सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड, एक जमाना था जब खून की कमी होती थी तो झोला छाप ब्लड बैंक थी बहुत, वो कोई टेस्ट नहीं करती थी और बस ऑथेंटिफिकेशन दे देती थी। और एड्स भी बहुत फैल रहा था, तो लोग ब्लड डोनेट करते थे, तो जब वो ब्लड चढ़ाया जाता था दूसरों को तो उनको भी एड्स हो जाता था। ठीक है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान भी बहुत घटनाएं हुई हैं। ठीक है, फिर इसको टाइट किया गवर्नमेंट ने, बाई शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल इन द केस ऑफ, ठीक है, इंट्रावेनस ड्रग एब्यूज, दम मारो दम। ठीक है, यस, समझ रहे हो? हरे रामा हरे कृष्णा, देखो नाम कितना अच्छा रखा गया है। ठीक है, और उस पिक्चर को बनाया कैसा गया है, समझ रहे हो?
हाँ, ये चीजें गड़बड़ की हैं लोगों ने, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ, तो उस मूवी के अंदर बस यही दिखा गया है, नशा, गांजा, ड्रग्स, बस यही सब चीजें, ठीक है। तो शेयरिंग के थ्रू, मतलब इन्फेक्शन के इसके थ्रू भी होता है फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर। हाँ, ये भी एक केस है कि अगर मदर एचआईवी इन्फेक्टेड है, उसको पता नहीं है, उसको पता नहीं था वो एचआईवी इन्फेक्टेड है, सिम्टम ही नहीं आ रहे, इंक्यूबेशन पीरियड बहुत लंबा होता है ना इसका, मतलब किसी को एचआईवी का इन्फेक्शन है पर उसको पता ही नहीं है, क्योंकि सिम्टम नहीं आ रहा, सिम्टम कभी भी आ सकता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत बड़ा है, ठीक है। और जब सिम्टम आएगा तब तक उसने बेबी भी कंसीव कर लिया, तो मदर से बच्चे में चला जाएगा ये प्लेसेंटा के थ्रू। ये तरीके हैं इसके ट्रांसफर होने के, ठीक है। सो पीपल हु आर एट हाई रिस्क, भाई किसको ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी है, इसी के बेस में समझ जाओ। जो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर चूज करते हैं भाई, उनको होगा ही होगा इन्फेक्शन, जो आज की तुम देख रहे हो 400 बच्चे पकड़े गए, इतने सारे लोग पकड़े गए, ठीक है। ड्रग एडिक्ट्स हु टेक ड्रग इंट्रावेनसली, कई ड्रग जो डायरेक्टली इंजेक्शन वेन्स में लगाए जाते हैं उनको होगा। इंडिविजुअल्स हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जैसे ब्लड कैंसर है किसी को, तो ब्लड कैंसर के केस में रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता ही रहता है, या किसी को ब्लड का ऑटो इम्यून डिसीज है, ठीक है, हाँ, तो उनको ब्लड हर समय चाहिए ही होता है। तो कहीं भी गलती अगर जरा सी भी हो गई, कहीं से ऐसी जगह से ब्लड मिल गया, ठीक है, जहां प्रॉपर टेस्टिंग ना हुई हो, तो होने की प्रोबेबिलिटी है। चिल्ड्रन बॉर्न टू एन एचआईवी इन्फेक्टेड मदर, जो बताई दिया मैंने, मदर से भी बच्चों में ट्रांसफर हो जाता है। निडल पिक करने ऐसे नहीं होता, देखो मैं समझो मेरी बात, ये वायरस है, ठीक है, इस वायरस को आप यूवी लाइट में ऐसे ही नॉर्मल आप मतलब लाइट सन लाइट में छोड़ दोगे तो मर जाएगा, ठीक है, हाँ, कैप्सिड खत्म हो जाएगा। डायरेक्ट आपके ब्लड से या आपका बॉडी का फ्लूइड दूसरे के बॉडी फ्लूइड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए, बॉडी फ्लूइड, समझ रहे हो, हाँ, तो इसके इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, ठीक है। लोग कहते हैं कि सर किसिंग से होता है नहीं होता, ऐसी किसिंग जो बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में नहीं आती उससे नहीं फैलेगा। हाँ, अगर दो बॉडी के बॉडी फ्लूइड आपस में कांटेक्ट में आते हैं और ऐसे फ्लूइड जो ब्लड कांटेक्ट में भी आ जाएं, तो इन्फेक्शन हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है, बहुत ज्यादा दिमाग मारने की जरूरत नहीं है। दो फ्लूइड, ऐसे फ्लूइड जो ब्लड को भी कांटेक्ट में ला सकते हैं, उसको स्प्रेड करने के लिए सफिशियंट है, ठीक है। इन यहां तक कोई डाउट होगा नहीं, बेसिक नॉलेज है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एचआईवी इज नॉट स्प्रेड बाय, ये मतलब एनसीईआरटी ने डाल दिया है, क्योंकि मतलब टीवी में ऐड भी आता था, मतलब टच करने से एचआईवी नहीं फैलता। फिजिकल कांटेक्ट इज स्प्रेड ओनली थ्रू ब्लड फ्लूइड, मैंने बताया ना, बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड के अलावा ये नहीं फैलेगा, बॉडी फ्लूइड के अलावा नहीं फैलेगा। इट इज हेंस इम्प्रेसिव फॉर फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल वेल बींग, मैंने बताया थोड़ा मतलब साइकोलॉजिकल लोग, मतलब कुछ लोग क्या कहते सोसाइटी से इन लोगों को अलग कर देते थे, तो वो आधे तो वैसे भी खत्म हो रहे थे, और बचे हुए सोसाइटी से अलग करना, उनसे बोलना नहीं, उनसे मतलब खाना नहीं देना, मतलब आधा इंसान तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, इसलिए ये चीजें अप्लाई की। देर इज ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन, मैंने बताया था ना, इसका इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत लंबा है। किसी को आज इन्फेक्शन हुआ, मान लो 10 साल बाद सिम्टम आ रहे हैं, क्योंकि 5 साल से 10 साल के बीच में तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड है, तो उसको 10 साल बाद क्या याद होगा कि ये इन्फेक्शन आया कैसे, कहां से आया, कैसे फैला, ठीक है। मैंने कहीं किसी नाई के यहाँ बाल कटवाए थे, उससे डायरेक्ट किसी का कांटेक्ट हो गया, ऐसे नहीं कि कभी कभी एक ही ब्लेड यूज कर रहे हैं, एक अठा दूसरे ने उठा करके उसको छील दिया वहीं से, ठीक है, समझ रहे, एक से दूसरे में ट्रांसफर हो गया। कहीं मैंने ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराया था, ठीक है, कहीं किसी से, समझ रहे हो, सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ था, क्या हुआ था पता ही नहीं है, 10 साल तो बहुत होते हैं। तो इसलिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है इसकी, ठीक है, क्योंकि इसके सिम्टम एक दिन में नहीं आते, इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत बड़ा है। हाँ, अगेन इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ साइकिल इसकी, वेरी इंपॉर्टेंट। समझो, मैं इसको समझाता हूँ अपनी तरीके से। ऐसे दिखाता हूँ मैं, इसमें चाहे तुम ना समझो, ऐसे समझ में आएगा, डायग्राम ही बनाता हूँ पूरा।
मान लो ये मैक्रोफेज है और मैक्रोफेज की सरफेस पर CD4 रिसेप्टर लगे होते हैं CD4 रिसेप्टर लगे होते हैं मैक्रोफेज सरफेस पे। सब CD4 रिसेप्टर्स हैं। तो हमारा सिलेबस कंप्लीट होते ही मैं रिवीजन कराना चालू कर दूंगा, ठीक है। जस्ट क्वेश्चन रिवीजन का मतलब है क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना चालू कर दूंगा डट के, ठीक है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग पैटर्न से, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो एक तो रिवीजन चल ही रहा है, वो वाला आप करते ही रहो साथ में, जिससे कि इधर अब मेरे बचे कितने, बायोटेक और इवोल्यूशन बचा हुआ है, और बायोटेक और इवोल्यूशन कराते ही मैं रिवीजन पर लग जाऊंगा, ठीक है। हाँ, अब आपको बस अपनी कमर कस लेनी है थोड़ा सा, मतलब हाँ। बायोमोलिक्यूल का रिवीजन कराऊंगा मैं, कहो तो मैं बायोमोलिक्यूल एक काम करता हूँ, बायोमोलिक्यूल के मैं वाईटी पर कुछ वीडियो डाल रहा हूँ, मतलब अल्टीमेट, अब तक के अल्टीमेट वीडियो, मतलब वाईटी में मिलेंगे नहीं कहीं ऐसे, ठीक है। पूरा एक्सपेरिमेंट करते करते दिखा दिखा कर क्या चीजें बन सकती हैं जो कर सकता हूँ मैं, वो डालता हूँ। मतलब एक 6 क्लास के बच्चे को भी बायोमोलिक्यूल दिखा दोगे ना, वो मतलब थोड़ा सा परफेक्शन आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो वो मैं डाल दूंगा वाईटी पर, आपको जब भी टाइम मिला करे, ऐसे कार्बोहाइड्रेट का एक मिल जाएगा आपको, एक प्रोटीन का मिल जाएगा, मतलब टॉपिक में तोड़ दूंगा उसको मैं, ठीक है, जिससे कि आपको पूरा नहीं देखना है। आज कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हो तो कार्बोहाइड्रेट का एक फटाफट वन शॉट छोटा सा शॉट देख लिया आपने उसका, तो पूरा कार्बोहाइड्रेट तुम्हारे दिमाग में, मतलब छोटे बच्चे के दिमाग में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर तूने पूछा कौन है ये सर, सर सलाइवा के कांटेक्ट से, सलाइवा अगर ब्लड कांटेक्ट में आ जाए तो इन्फेक्शन हो जाएगा, समझे। अल्सर होते हैं, इंटरनल कट्स होते हैं, मतलब ब्लीडिंग इंटरनल टच हो सकती है, ठीक है, तो वो कांटेक्ट में आने से हो जाएगा, ठीक है। वैसे इतनी आसानी से नहीं होता है, लाइसोजाइम भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, बट फिर भी सलाइवा से भी स्प्रेड हो सकता है, कहीं ऐसा मेंशन नहीं है कि सलाइवा, डीप सलाइवा कांटेक्ट में आने पर ये नहीं फैलता, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, ठीक है। तो CD4 रिसेप्टर है, HIV, और HIV के पास मैंने बताया क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन 120, ये आपस में एक दूसरे कांटेक्ट में आएंगे, ग्लाइकोप्रोटीन 120, ये मत भूल जाना, ये दोनों पे क्वेश्चन बहुत आता है। जब तक ग्लाइकोप्रोटीन 120, ऑप्शन में ग्लाइकोप्रोटीन 100 भी होगी, 111 भी होगी, 121 भी होगी, कंफ्यूज करने के लिए 130 भी होगी, तो 120 ध्यान रखना। CD4 रिसेप्टर ये मिलते हैं तभी इन्फेक्शन होगा, ठीक है, ये HIV है। HIV जब आएगा, से मिलेगा तो दोनों ये फ्यूज कर जाएंगे आपस में ऐसे, इनके फ्यूज करने से क्या होगा, फ्यूज कर गया HIV। HIV की सरफेस पर मैंने बताया था ग्लाइकोप्रोटीन कौन से होते हैं, 120। जब दोनों मेम्ब्रेन फ्यूज कर जाएंगे तो ग्लाइकोप्रोटीन 120 मेम्ब्रेन पे स्क्यू पर भी आ जाएंगे। स्क्यू पर भी आगे फ्यूज कर गई ना दोनों की मेम्ब्रेन, अंदर प्रोटीन के तो कैप्सिड थे, एक बड़ा कैप्सिड दिखा दो, एक छोटा कैप्सिड दिखा दो ऐसे। जैसे ही कांटेक्ट में आएगा, इन दोनों कैप्सिड के बीच में एक एंजाइम था, प्रोटीएज, कौन सा एंजाइम था, प्रोटीएज। ये प्रोटीएज एक्टिवेट हो जाएंगे, और प्रोटीएज एक्टिवेट होते ही इन प्रोटीन कैप्सिड को डाइजेस्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, डाइजेशन। पूरा एक एक चीज में स्टेप बाई स्टेप समझा रहा हूं, जैसे तुम कोई कंफ्यूजन ना हो कभी।
डाइजेशन चालू हो गया, टूटना चालू हो गया, प्रोटीज क्या कर देंगे, दोनों को तोड़ देंगे, डाइजेशन कर देंगे, डाइजेशन चालू, डाइजेशन, ये बाहर आया, प्रोटीज दोनों के बीच में पड़े हुए हैं, प्रोटीज ने प्रोटीन प्रोटीन कैप्सिड को क्या कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया, डाइजेस्ट करते ही अंदर से कौन रिलीज होना चालू हो जाए, कौन रिलीज हो जाएगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड वायरल आरएनए, और सिंगल स्टैंडर्ड वायरल आरएनए के ऊपर कोई एंजाइम भी लगा हुआ है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी लगा हुआ है, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम आरएनए से क्या बना देगा, ये तो आप जानते ही हो, डीएनए बना देगा, इससे क्या बन जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये क्या बना देगा, सिंगल स्टैंडर्ड वायरल डीएनए बन गया, सिंगल स्टैंडर्ड वायरल डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन हो गया ना उसका, आरएनए से डीएनए का। अब क्या होगा, यहाँ एक एंजाइम और बताया था मैंने आपको, एक एंजाइम और बताया था मैंने, इंटीग्रेज, अब इंटीग्रेज का रूल आएगा, देखो प्रोटीएज ने अपना काम कर दिया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने अपना काम कर दिया ट्रांसक्रिप्शन करा करके, इंटीग्रेज क्या काम करेगा, इस वायरल इंटीग्रेज क्या काम करेगा, इस सिंगल स्टैंडर्ड वायरल डीएनए को हमारे डीएनए से जोड़ देगा, मैक्रोफेज के डीएनए से जोड़ देगा, इंटीग्रेशन करा देगा, और इंटीग्रेशन होते ही ये हो गया इंटीग्रेट, हो गया इंटीग्रेट, ये आ गया वायरल डीएनए। अब क्या होगा, आप जानते ही हो, यहां से ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा, वायरल प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ वायरल प्रोटीन, वायरल प्रोटीन, अच्छा आपने मॉलिक्यूलर पढ़ी नहीं अभी, ये तो आप समझते हो ना कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम होता है वो आरएनए से डीएनए बनाता है, इंटीग्रेज एक जेनेटिक मटेरियल को दूसरे जेनेटिक मटेरियल से जोड़ने का काम करता है, इंटीग्रेशन करा दिया इसने, और पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है फिर ट्रांसलेशन होता है, मैंने डायरेक्टली ट्रांसलेशन दिखाया, ठीक है, पहले आरएनए बनेगा, फिर आरएनए से डीएनए प्रोटीन बनेगी, ट्रांसलेशन होगा, वायरल प्रोटीन बन गई। तो अब यहाँ ध्यान रखना है आपको, कई एमआरएनए बनेंगे, ठीक है, तो बहुत सारे वायरल वायरल आरएनए, भाई आरएनए बन रहे हैं, कुछ आरएनए प्रोटीन बनाएंगे, इस प्रोसेस में यूज होंगे कुछ आरएनए, ठीक है, इस प्रोसेस में यूज नहीं होंगे, सिंपल सी बात है, तो वायरल आरएनए भी है यहाँ पर, वायरल प्रोटीन भी बन रही है यहाँ पर, वायरल प्रोटीन भी बन रही है, तो वायरल आरएनए वायरल प्रोटीन सब बनते जा रहे हैं। अब क्या होगा, धीरे 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 धीरे
ये स्ट्रक्चर बने चालू हो जाएंगे यहाँ पर, यानी ये मेम्ब्रेन थे ना। अब यहां से ये वायरल आरएनए और प्रोटीन वापस अंदर आने चालू हो जाएंगे, वायरल आरएनए वायरल प्रोटीन ये सब अंदर आने चालू हो जाएंगे। जब अंदर आएंगे, समझ गए होगे, अंदर वापस क्या हो जाएगा स्टार्ट, सब कुछ बनना चालू हो गया, वायरस बनना चालू हो गया। और यहां से क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस से वायरस बाहर निकल जाएगा। निकलते जा रहे हैं चाहिए वायरस, निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। समझ में आ गया। इस तरीके से मैक्रोफेज को ये फैक्ट्री ऑफ एचआईवी कहते हैं। हम क्या कहते हैं मैक्रोफेज को, फैक्ट्री ऑफ एचआईवी। क्यों? क्योंकि ये क्या काम करता है, एचआईवी वायरस मैक्रोफेज में एंटर करता है और अपनी बहुत सारी प्रोजेनी बना बना के ब्लड में रिलीज करता रहता है। मैक्रोफेज को नुकसान नहीं पहुंचाता, पर अगर यहाँ मैक्रोफेज की जगह टी हेल्पर सेल होते तो फट जाते, उनको मार देता है। टी हेल्पर सेल को तो मार देता है, पर मैक्रोफेज को नुकसान नहीं पहुंचाता, इसलिए मैक्रोफेज को हम फैक्ट्री ऑफ एचआईवी कहते हैं। समझ में आया। सबसे पहले एचआईवी उन सेल से बाइंड करेगा जिनके पास CD4 रिसेप्टर्स हैं। बाइंड करने के बाद धीरे से दोनों की जो मेम्ब्रेन है फ्यूज करेंगे, लिपिड वाली मेम्ब्रेन। प्रोटीन कैप्सिड अंदर आएंगे, प्रोटीज एक्टिवेट होकर कैप्सिड को डाइजेस्ट कर देगा, आरएनए फ्री हो जाएंगे। कुछ आरएनए डायरेक्ट ऐसे बने रहेंगे, कुछ क्या करेंगे, मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से डीएनए बनाएंगे। इंटीग्रेस की हेल्प से डीएनए इसमें जुड़ जाएगा, अगेन आरएनए प्रोटीन सब बन रहे हैं, यहाँ से आरएनए बन रहे हैं, प्रोटीन भी बन रहे हैं। आरएनए प्रोटीन बाहर निकल करके इन कैप्सिड में फिर से एंटर करना चालू कर देंगे। एक्सोसाइटोसिस से वायरस बनता जा रहा है, निकलता रहा, बनता रहा, निकलता जा रहा है। इसलिए मैक्रोफेज को हम फैक्ट्री ऑफ एचआईवी बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, फैक्ट्री ऑफ एचआईवी। अब बताओ आया नहीं आया। कुरैशी बेटा, तू ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई मतलब है? तू बता। प्रगति तू क्या बोलना चाह रही है, तू खुल के बोल। प्रगति तू खुल के बोल, तो फायदा है तेरे बोलने का। मैक्रोफेज फैगोसिटिक नेचर के होते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेटा, वो मरते नहीं है। प्रगति क्या कहना चाह रही थी, तू बोल। अब नहीं बोलेगी। लिखने का पूरा टाइम दे रहा हूं, लिखने का पूरा टाइम दे रहा हूं। मैं अपनी आगे की प्लानिंग बता देता हूं, ऐसा मैं करूंगा। समझ में आ गया। हाँ, तुम्हें अलर्ट रहना चाहिए, तुम्हारा एक्टिवेशन होना चाहिए, जो मैंने कहा है वो किया ही है बेटा।
एसटीडी बेटा बता चुका हूं मैं, सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिसीज तो मैं बता ही चुका हूं ना। आज हम बेटा आप तबीयत ठीक है? नोट करो उसको, नोट करो फटाफट, डन लिख दो नोट करते ही। प्रगति गायब हो गई अब देखो, कुछ बच्चे कुछ भी बोल देते हैं। हाँ 11th का भी सीरीज आएगा बेटा वाईटी पर। हो गया, डन लिख दो कंप्लीट होते ही। एक बार रिवीजन करा दूंगा उसका मैं, पहले एक बार तुम लिख लो उसको। हाँ आशीष बेटा मैं बच्चों का बुरा मानता भी नहीं हूँ, पर अगर ये मेरा कर्तव्य भी है कि अगर बच्चा मेरा भटक रहा है तो उसको सही डायरेक्शन दिखा देना। समझ में आ गया? उसके लिए कभी कभी डांटना भी पड़ता है। एनसीईआरटी डीप लाइन कर सकते हो रिवीजन के लिए, बढ़िया है। जल्दी बताओ कंप्लीट कितनों ने कर लिया? चलो डन। अब एक बार रिवीजन करा देता हूं मैं। समझो, देखो मैंने ये बताया कि एच आई वी उन्हीं सेल पे अपना अटैक करता है, टारगेट करता है जिनके पास सी डी 4 रिसेप्टर्स होते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने कहा कि सी डी 4 रिसेप्टर कहां होते हैं, आप बोलोगे मैक्रोफेज, फेगोसिटिक सेल्स होती हैं, उनकी सरफेस पर सी डी 4 रिसेप्टर्स होते हैं, और हेल्पर टी सेल की सरफेस पर भी सी डी 4 रिसेप्टर्स होते हैं, वो मैंने मेंशन कर दिया ऑलरेडी। पहला क्वेश्चन तो यहीं से आ जाएगा। एनसीईआरटी ने यहां पर मैक्रोफेज को दिखाया है क्योंकि एचआईवी की साइकिल मैक्रोफेज में अलग तरीके से चलती है और सी डी 4 में अलग तरीके से चलती है। सी डी 4 सेल को मारती है, एचआईवी वायरस मार देती है, मतलब नंबर ऑफ CD4 सेल कम होते, सॉरी नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल कम होते चले जाते हैं बॉडी के अंदर, पर मैक्रोफेज कम नहीं होते कभी। मैक्रोफेज एक तरीके से एचआईवी की फैक्ट्री का काम करते हैं, उसको बनाने का काम करते हैं। कैसे करते हैं? अब देखो, एचआईवी जब एंटर करेगा तो प्रोटीएज एंजाइम इनके प्रोटीन के कैप्सिड को डाइजेस्ट कर देगा। अब आरएनए बचा, आरएनए यहां आ गया, सिंगल स्टैंडर्ड वायरल आरएनए। इस पे कौन सा एंजाइम लगा हुआ है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आप जानते हो आरएनए से डीएनए बना देता है, तो वायरल डीएनए बन गया। अब क्या लगा हुआ है इसके ऊपर? इंटीग्रेज, तीसरा एंजाइम। तीन तो एंजाइम बताए थे मैंने। इंटीग्रेज क्या काम करेगा? इस डीएनए को इंटीग्रेट करा देगा होस्ट डीएनए के साथ, करा दिया इंटीग्रेट, ये आ गया डीएनए इसके अंदर, दिखा दिया मैंने वायरल डीएनए। अब वायरल डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेंगे, तो वायरल प्रोटीन बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, वायरल प्रोटीन बनते जा रहे हैं। तो वायरल प्रोटीन और वायरल आरएनए देखो यहां पर इकट्ठे हो गए। अब इनसे नए नए वायरस बनते जाएंगे, बाहर निकलते जाएंगे, बनते जाएंगे, बाहर निकलते जाएंगे, एक्सोसाइटोसिस, बनते जा रहे निकलते जा रहे। ये मैक्रोफेज के अंदर। अगर मैक्रोफेज की जगह हेल्पर टी सेल होते तो ये वायरस अंदर बन रहे होते और सेल को फाड़ के बाहर निकलते, मार के निकलते। समझ रहे हो? तो जब भी एचआईवी का इन्फेक्शन होता है तो मैक्रोफेज उस एचआईवी को अंदर बनाने का काम करते हैं, फैक्ट्री की तरह काम करते हैं, और हेल्पर टी सेल का नंबर घटना चालू हो जाता है क्योंकि हेल्पर टी सेल पूरी इम्यूनिटी को कंट्रोल करते हैं। तो ये सारे एचआईवी मिल करके उसको, समझ रहे हो ना, हाँ खत्म कर देते हैं। अब एनसीईआरटी कैसे दिखा रही है? देखो एनसीईआरटी क्या कह रही है, रेट्रोवायरस ये आया, अटैच किया, इसका आरएनए अंदर आ गया, वायरल आरएनए, इससे वायरल डीएनए बन जाएगा, और वायरल डीएनए इंटीग्रेस की हेल्प से हमारे जीनोम से जुड़ जाएगा। अब इससे फिर अगेन आरएनए बनेगा, वायरल आरएनए, उससे प्रोटीन बनेंगे, और ये वायरस को बना बना के यहाँ से एक्सोसाइटोसिस से वायरस निकलता जाएगा। ये लाइफ साइकिल हो गई। ये बात किसकी चल रही है? मैक्रोफेज। ये किसका डायग्राम दिखा रखा है? मैक्रोफेज। इसी को
फेंकते हैं फैक्ट्री ऑफ HIV, फैक्ट्री ऑफ HIV, HIV। समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ रहा हूं। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज रिपीटेड लीडिंग टू प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल। यस, प्रोग्रेसिव डिक्रीजिंग इन नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल, यानी टी लिम्फोसाइट का नंबर घटना चालू हो जाएगा तेजी से। यस, एक नॉर्मल ह्यूमन के अंदर हेल्पर टी सेल का नंबर कितना होता है, याद है किसी को? जैसे आरबीसी का नंबर होता है, डब्ल्यूबीसी का नंबर होता है, ऐसे हेल्पर टी सेल का भी नंबर होता है, अप्रोक्सीमेटली 1200 पर MMQ, ये याद होना चाहिए। वॉइस में कोई दिक्कत है? वॉइस तो ठीक है यार, बैटरी तो ठीक है। हाँ, 1200 पर MMQ इतना होना चाहिए एक हेल्दी ह्यूमन के अंदर, ठीक है। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और जब किसी को अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होते हैं, कौन से इन्फेक्शन होते हैं? ड्रग्स में कल करा दूंगा, टेंशन मत करो। अभी टाइम कितना है? अभी टाइम है, टाइम तो अभी है, पर ड्रग्स कल करा दूंगा। तो तुम समझ तो लो अच्छी तरीके से। हाँ, यस, ये दो लाइन लिख लो, बहुत काम की है, बहुत काम की है, ये आपको याद रहेंगी। OR कर दो, अपॉर्चुनिस्टिक, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। जब अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है ना, अपॉर्चुनिस्टिक समझते हो? अपॉर्चुनिस्टिक का मतलब है सिम्टम आने चालू हो जाए। HIV सिम्टम बोल देते हैं, सिम्टम। सिम्टम आएंगे तो, जब तक सिम्टम नहीं आ रहे हैं तब तक कम नहीं होगा, वो सोया पड़ा है। सिम्टम आने चालू हो गए, HIV सिम्टम आने चालू हो गए, तब इसका नंबर कितना हो जाएगा? मान के चलो लेस देन 200 MMQ। अगर कुछ सिम्टम आ रहे हैं तब आप हेल्पर टी सेल नंबर चेक कराओ, और हेल्पर टी सेल नंबर 200 से भी कम आ रहा है, मतलब भैया HIV फैल चुका है बॉडी के अंदर, समझे? बेटा अगर इतना ज्यादा काम हो जाता है, हाँ बेटा, सेल का नंबर इतना ज्यादा कम हो जाता है, बहुत ज्यादा, ये 200 रह जाता है पर MMQ। HIV जब एंटर करता है WBC ठीक है, वो क्या है ना, अब आपको मैकेनिज्म नहीं पता, मैकेनिज्म मैं बताता हूँ, ठीक है। ये कहां पर एंटर कर, ये क्या है, एक डेड, समझो मेरी बात, वायरस एक डेड पार्टिकल है। WBC डेड पार्टिकल को थोड़ा देख पाएंगे, मैंने समझाया था, वायरस एक डेड पार्टिकल है।
जब तक उसको कोई लिविंग सेल नहीं मिलेगी तब तक वो एक डेड मरा हुआ पार्टिकल है। डब्ल्यूबीसी तो जिंदा को पकड़ते हैं ना भाई। एक आत्मा पुलिस वालों के सामने आ जाए, अब पुलिस वाले उस आत्मा का क्या करेंगे तुम बताओ। पुलिस स्टेशन में घूम रही है, पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर वो क्या करेगी, उस पुलिस स्टेशन का जो सबसे जो हेड होगा उसके शरीर में एंटर कर जाएगी। समझ रहे हो? आपके इम्यून सिस्टम का जो हेड है मैक्रोफेज जो मेनली है, उनके अंदर एंटर कर जाती है वो आत्मा। बस अंदर जाकर के उसकी सिस्टम को यूज करना चालू कर देती है। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ हाँ। और पूरे इम्यून सिस्टम पर वो अटैक कर देती है। समझ रहे हो ना? हाँ। तो ये वायरस एक तरीके से आत्मा है, मतलब जिसको मतलब आपके डब्ल्यूबीसी कुछ नहीं कर सकते। वो फिर मैक्रोफेज में एंटर करके अपना नंबर बढ़ाती है, उस नंबर से कहती है कि जाओ टी हेल्पर सेल को ढूंढ ढूंढ के मारो। तब टी हेल्पर सेल एक्चुअल में पूरी बॉडी के प्रोटेक्टिंग सिस्टम होते हैं, पूरे बॉडी के देखभाल करते हैं। जब वही मर जाएंगे तो फिर पूरी बॉडी के इम्यून सिस्टम को कंट्रोल कौन करेगा? तो पूरा बॉडी का इम्यून सिस्टम बर्बाद हो जाता है, अपॉर्चुनिस्टिक सिम्टम आने चालू हो जाते हैं और नंबर्स का लगभग इतना रह जाता है। तो डेंजरस कंडीशन। सिम्टम, द पर्सन सफरिंग फ्रॉम, ठीक है, बाउट्स ऑफ फीवर, रुक रुक के बहुत तगड़ा फीवर आता है, डायरिया हो जाता है, वेट लॉस होता है। पर अब ये सिम्टम कॉमन सिम्टम है, ध्यान रखना। पहले जब मैं पढ़ाता था तो बच्चे कहते थे सर मेरा वेट लॉस बहुत हो रहा है, कहीं मुझे एचआईवी का इन्फेक्शन तो नहीं है? मैंने की टेंशन मत ले, वेट लॉस के कारण बहुत सारे हैं। ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल, ठीक है, द पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शन दैट कुड हैव बीन otherwise overcome, such those due to the bacterial, especially mycobacterium tuberculosis। दुनिया में 99% लोग एचआईवी से जो मारे गए हैं वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, क्योंकि अपने में ही इतना खतरनाक बैक्टीरिया है। क्योंकि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी कॉज करता है और अब तक सिर्फ 4 दवाएं बनी हैं इसके लिए, और 50 सालों के अंदर सोचो। और ये हाईली ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है, सोचो। ठीक है, वायरस, फंगस एंड पैरासाइट, पैरासाइट पे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, टॉक्सोप्लाज्मा पैरासाइट, ये सब इन्फेक्शन बड़ा आसानी से कॉज करते हैं और ये सब कहलाते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। ये सब के सब क्या है? इट इज अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। यस, ये सब अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं माइकोबैक्टीरियम, वायरस, फंगस, पैरासाइट, टॉक्सोप्लाज्मा, ये अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं कि भाई हाँ वेट गेन हो रहा है, चिंता मत कर, एचआईवी का इन्फेक्शन नहीं है, तू मस्त बिंदास रहे। हाँ बेटा, एचआईवी का कोई वैसा मेडिसिन नहीं है, मैं बताता हूँ अभी। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ। अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन, अब आ जाओ। अच्छा, डायग्नोसिस एंड टेस्ट, ये क्वेश्चन डायग्नोसिस पे क्वेश्चन बहुत पूछ लेते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जैसे क्वेश्चन आता है स्क्रीनिंग टेस्ट क्या है, जैसे 1000 लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, अब पता लगाओ कितनों को एचआईवी इन्फेक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता। तो सिंपल है, एलाइजा लगा दो सबका, एलाइजा स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए एलाइजा लगाते हैं। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट, ऐसे बहुत बड़ी लोगों का स्क्रीनिंग करनी है। पर ये कंफर्मेसी टेस्ट नहीं है, ध्यान रखना। कभी कभी क्या होता है, अब जिनका एलाइजा पॉजिटिव आता है, अब डर है एलाइजा पॉजिटिव आ गया, फिर उनका कंफर्मेशन होता है, कंफर्मेशन के लिए लगाते हैं बेस्टन ब्लॉटिंग। अभी बॉटनी में पढ़ोगे, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, सदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। यस, तो समझ में आ गया। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट, इसको मैं पढ़ाऊंगा, वैसे तो मैं ब्लॉटिंग भी पढ़ाऊंगा बायोटेक के अंदर, ठीक है, मैं भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, वहां भी आती है। ठीक है, तो इससे हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग कर लेते हैं बड़े लेवल पर। अगर ये पॉजिटिव आता है तो कंफर्मेशन के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं? वेस्टर्न ब्लॉटिंग। वेस्टर्न ब्लॉटिंग के अंदर मतलब मतलब ये पॉजिटिव आ सकता है कभी कभी, दूसरे और वायरस बैक्टीरिया होते हैं वो एक तरीके से क्रॉस रिएक्टिविटी दिखा देते हैं, तो एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट होता है ना ये वाला एलाइजा, पढ़ाऊंगा अभी मैं उसमें। तो अभी ध्यान रखना, स्क्रीनिंग के लिए ये करते हैं। कंफर्मेशन टेस्ट कौन सा था? वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ तक कि सिविल, आईएएस, पीसीएस, ओलंपियाड, सब में पूछा जाता है कंफर्मेशन टेस्ट कौन सा है। ठीक है, इसके लिए यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? यस या नो? अब ट्रीटमेंट ज्यादा है नहीं हमारे पास, हम भाई क्या ट्रीटमेंट करेंगे? एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम था, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर ड्रग बना ली हमने, पर समझ रहे हो उससे हमें भी नुकसान होता है। प्रोटीएज इनहिबिटर ड्रग बना ली हमने, समझ रहे हो,
उससे हमें भी नुकसान होता है, क्योंकि इस टाइप के हमारे अंदर भी मतलब एंजाइम्स होते हैं जिस पर एसिड एसिड डालते हैं, एनीमिया हो जाता है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, हमारा रेड बोन में ड्राई हो कर जाता है, बहुत सारी दिक्कतें होती है, ठीक है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विद एंटी रिट्रोवायरल ड्रग, हाँ इनको बोलते हैं एंटी रिट्रोवायरल ड्रग, इज ओनली, ठीक है, पार्शली इफेक्टिव, मतलब अगर वो 2 साल का जीवन है तो कोशिश करते हैं हम 2 का 3 साल हो जाए, बस इतना ही कर पाते हैं इनसे, और कुछ नहीं है। दे कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द पेशेंट बट कैन नॉट प्रिवेंट डेथ, विच इज, ठीक है, चलो इनवाइटेबल, ठीक है, मतलब उसको ट्रीटमेंट कोई नहीं है, बस यही है। एक ड्रग में लिख रहा हूँ, बड़ी कॉमन ड्रग है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। इसको बोलते हैं AZT, AZT, एजिडोथाइमिडीन कहते हैं, AZT के नाम से आती है AZT। ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर AZT। प्रोटीएज इनहिबिटर भी आती है, हाँ, रेटोना वायर प्रोटीएज इनहिबिटर भी आती है, मैं लिख दे रहा हूं मैं, तो क्वेश्चन आएगा तो इसी पर आएगा, ठीक है। बहुत सारी हैं पर एक कॉमन ड्रग है, इसको याद रखो। इसका भी मैं एक एग्जांपल बता दे रहा हूं ना, रेटोना वायर। ये प्रोटीएज इनहिबिटर होती है, एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर होती है। कई डॉक्टर इनकी कॉम्बिनेशन थेरेपी भी यूज करते हैं, ठीक है, मतलब ज्यादा एजेटी, एजिडोथाइमिडीन नाम है वैसे इसका, एजेटी याद रखो। रेटोनावायर याद रखो, प्रोटीएज इनहिबिटर है। 2 ड्रग लिखी है, नहीं तो ऐसी 4 5 6 ड्रग हैं, ठीक है, जो ट्रीटमेंट में डॉक्टर्स यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बड़ी कॉमन है, एजेटी थोड़ा पता होनी चाहिए, एनसीईआरटी में नहीं है पर पता होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए देखो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लग, अरे ये कहाँ गया, अच्छा एक स्लाइड इसमें मिसिंग है क्या, ओके एक मिसिंग है, कोई नहीं। इसके लिए क्या है, एक संस्था बनाएगी नैको, NACO, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसका सिंबल भी देखा होगा आपने, इस तरीके से होता है ऐसे, याद आया, क्रिकेटर पहने रहते हैं, आप देखा होगा आपने सिंबल इस तरीके से, नैको एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया की नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, लोगों को अवेयर करती है, लोगों को बताती है कि यार एड्स किस किस तरीके से फैलता है, आप अवेयर रहो तो एड्स नहीं होगा, ठीक है, अवेयरनेस चाहिए इसके लिए। और बहुत सारे एनजीओ भी इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है, यस बहुत सारे एनजीओ काम कर रहे हैं इसके ऊपर, लोगों को अवेयर करने के लिए, पर फिर भी देखो मतलब क्या बताऊं, लोग पढ़े लिखे नहीं है क्या है। अब तो इसलिए पढ़ाया भी जाता है कि आपको पता होना चाहिए कि एड्स, एसटीडी, ठीक है, ये बीमारियां किस तरीके की बीमारियां हैं, कैसे फैलती है, किस तरीके से कम्युनिटी के अंदर फैल जाती हैं, अवेयरनेस क्यों जरूरी है, चीजों को कंट्रोल रखना क्यों जरूरी है, समझे। चलो यहां तक कोई डाउट। आज मैं ड्रग्स चालू नहीं कर रहा, इसीलिए कल का प्रॉपर टाइम रखूंगा। ड्रग्स थोड़ा सा मतलब एग्रेसिव है, मतलब ड्रग्स का मतलब है आपके अंदर एकदम आग लगनी चाहिए, समझ रहे हो, हाँ, तो कल लगाऊंगा आग बॉडी के अंदर खतरनाक वाली। तो कल मैं ड्रग्स खत्म करूंगा पूरी जोश और जुनून के साथ, पूरी तैयारी से आना। तो आज पूरा टाइम दे रहा हूँ, एड्स को एक बार पढ़ लेना, कल मैं रिवीजन नहीं कराऊंगा, ड्रग्स ही कराऊंगा पूरे मतलब टाइम के अंदर, परफेक्टली ड्रग्स कराऊंगा मैं, कोई सेकंड थॉट नहीं, ठीक है। ओके, तो कल मैं ड्रग्स के लिए आ रहा हूँ, तो मैं उतना ही पढ़ाता हूँ जितना तुम आसानी से डाइजेस्ट कर पाओ पूरी, मतलब उसकी तरीके से। ओके, तो कल मिलते हैं ड्रग के साथ, पूरी एनर्जी से आना, और जल्दी से खत्म करा करके फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस और चीजें मैं कराऊंगा, ऐसा बोल रहा हूं तो कराऊंगा, समझ रहे हो, जो बोला है वो कराया है, समझे। एक बच्ची कह रही थी, इसलिए नाम तो भूल गया उसका मैं, क्या था, बायोमोलिक्यूल के क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से आते हैं, तुम पीवाईक्यू लगाओ 4 5 साल के, ठीक है, मैं लगवाऊंगा अभी, जो सीरीज चालू कर रहा हूँ ना बायोमोलिक्यूल का, मतलब पूरा मैं बना बना के दे दूंगा आपको, आप समझ जाओगे।
लास्ट ईयर भी मैंने 4 से 5 बार पूरी जूलॉजी रिवाइज कराई है, 4 से 5 बार। ठीक है, तो अपनी तरफ से तो मैं इतना इतना मजबूत कर देता हूँ, खाली नीट तक कोशिश नहीं करता, मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चा मतलब हर लेवल पर तैयार हो जाए, हर लेवल पर। कल स्टार्ट करते हैं ड्रग्स। एनिमल किंगडम तो समझना पड़ेगा, एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ शॉर्ट्स डालूंगा। ठीक है, मैंने सोच जो मैंने कुछ लिस्ट बना रखी है, ये करना है। तो बच्चा 1-1 मिनट 2-2 मिनट में मस्ती मस्ती के अंदर चीजें याद कर ले बस। ठीक है, एजेटी एजिडोथाइमिडिन, एजिडोथाइमिडिन। ठीक है, तो इतना ही रख रहे हैं आज। ड्रग्स में कल से चालू करूंगा। 1 मिनट इसको सेव करता हूँ पहले तो मैं। चलो, मिलते हैं कल सेम टाइम। अब यहाँ पर आ जाओ ड्रग्स।